महज ढांचा नहीं है, लोहे या काठ का कद है कुर्सी। कुर्सी के मुताबिक वह बड़ा है, छोटा है, अधीन है या स्वाधीन है, खुश है या गमगीन है। कुर्सी में जब्त होता जाता है एक अदद आदमी। बगावती तासीर के मशहूर कवि गोरख पांडे की ये पंक्तियां मैंने कुर्सी नामक कविता से आपको सुनाई है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट का विषय एक ऐसी कुर्सी है जिसके दामन पर खूब सारे दाग लगे। इस कुर्सी की तासीर कुछ ऐसी है कि जो भी इस कुर्सी पर बैठा बस बहक गया, और इतना बहक गया कि राजस्थान के नौजवानों ने मुट्ठी बींच कर कहा कि या तो इस कुर्सी को हटा दीजिए या फिर किसी ऐसे शख्स को इस कुर्सी पर बिठा दीजिए जो इसके दाग धो सके। बीती सरकार की सारी मुसीबतें इस कुर्सी के इर्द गिर्द घूमने लगी और सरकार के माथे पर सिकन पैदा हो गई। बस सरकार की यही सिकन सरकार को एक रिटायर्ड फौजी अफसर तक ले गई। अब इस फौजी अफसर को इस कुर्सी पर काबिज होना था। नौजवानों ने फिर कहा कि क्या गारंटी है कि इस कुर्सी से होने वाले फैसलों से अब उनके सपने महफूज रहेंगे। मैं इस कहानी को फिलहाल यहीं छोड़ देता हूं और इन सवालों के जवाब लेने के लिए उस शख्स की तरफ मुखातिब होता हूं जो अभी इस कुर्सी पर बैठा हुआ है। नमस्कार, क्रॉस चैट पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है लोकेंद्र और आज के पॉडकास्ट के हमारे खास मेहमान हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष, अतिरिक्त विशिष्ट सेवा मेडल मेजर जनरल आलोक राज। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रॉस चैट पॉडकास्ट में। तो कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं लोकेंद्र से बात कर रहा हूँ और आपके पॉडकास्ट में मैं सम्मिलित हो रहा हूँ। थैंक यू सर। और मैं युवाओं से मुखातिब हूँ। थैंक यू मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जी जी सर। तो सर, आपसे खूब सारे सवालों के आज जवाब लेने हैं, क्योंकि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कोई आसान सी कुर्सी नहीं है और मैं तो कहूँगा कि एक कांटों भरा ताज है। लेकिन उससे पहले अगर आपको राजस्थान के बेरोजगारों को कोई अपडेट देनी है, ट्विटर पे कोई जवाब देना है, तो आप अभी दे लीजिए, क्योंकि उसके बाद में फिर पूरे पॉडकास्ट में आप ट्विटर नहीं चला पाएंगे। नहीं हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचान लिया। जी सर। मैं बहुत शौक से ट्विटर पर काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ, जब मैं आया था तो जब मैंने देखा था कि कोई भी संवाद नहीं था युवाओं से। जी। वो आते थे भीड़ भड़के के अंदर, कई बार नारेबाजी करते थे और धरना प्रदर्शन। मुझे लगा कि कोई एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसके जरिए हम युवाओं को पहुंच सकें, अपनी बात पहुंचा सकें और उनकी बात सुन सकें, क्योंकि कुछ भी गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा आधार होता है, वो है फीडबैक। तो किसी ने मुझे सजेस्ट भी किया, युवाओं ने सजेस्ट किया कि साहब आप इंस्टाग्राम पे जाइए, ट्विटर पे जाइए। तो फिर मेरे को लगा ट्विटर पे मैं ट्राई करता हूँ और आपने बिल्कुल सही बताया कि मैं ट्विटर के माध्यम से प्रयास करता हूँ बच्चों से जुड़ने का। लेकिन आप मुझे बाद में पूछना, मेरा असली मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद दूसरा कोई है जो बाद में बताऊंगा आपको मैं। अच्छा, अभी नहीं बताएंगे? अभी नहीं बताऊंगा। मेजर साहब, ये बताइए कि जब आपको नियुक्ति मिली कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग में, और आपको तो मालूम ही है राजस्थान में किस तरह का माहौल था। पेपर लीक पे पेपर लीक, युवा प्रदर्शन कर रहे थे, युवा आंदोलन कर रहे थे, और ऐसे माहौल में आपका सिलेक्शन, सरकार ने आपका सिलेक्शन किया वहाँ पे एज ए चेयरमैन। तो बड़े चैलेंज थे आपके पास में। आपने पहले मिठाई खाई या सर्फ एक्सेल खरीदा? धुलाई करनी थी आपको तो। नहीं, एक्चुअली मुझे बस सब कुछ सरप्राइज जैसे हुआ। रात को बहुत ही लेट मुझे फिर फ़ोन कॉल आया था सीएम रेजिडेंस से, और फिर मैं सीएम साहब से मिला था और सब कुछ बिल्कुल जैसे सपना आता है वैसे हो गया। और सुबह तक तो मुझे पता लगा मैं चेयरमैन बना दिया गया हूँ। एक रात में? तो ये सब एक रात में हुआ था। हाँ, हालांकि गवर्नमेंट ने उससे पहले, मुझे यकीन है कि उन्होंने पूरा एक बैकग्राउंड चेक जो किया जाता है किसी भी बड़े पद पर किसी को लगाने से पहले, वो किया होगा। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा किया गया होगा। और जब उनको लगा कि सब ठीक ठाक है तो उन्होंने मुझे अपॉइंट कर दिया। तो कुछ सोचने का वक्त नहीं मिला, बस जैसे मुझे फ़ोन कॉल आया उसके विदिन 2 आवर्स में मुझे अपॉइंट कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि एक सपना जैसे हो गया। अगले दिन आप गणेश मंदिर जाते हैं, मोती डोंगरी। हाँ, वो जैसे हम सब आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ, जो कभी आप कुछ भी काम शुरुआत करते हो, खास करके कोई बड़ा काम, कोई बड़ा चैलेंजिंग काम, तो मैं समझता हूँ कि गणेश जी की आराधना कर लो तो अच्छा काम पूरा हो जाता है आपका। क्या कहा उस दिन आपने गणेश जी से कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ तो पहले इतना पंगा हुआ रखा है? मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था इतना कि आपको मालूम ही नहीं इतना मालूम नहीं था, क्योंकि मैं बाहर से आया था। मैं तो
लगभग 40 साल बाहर रह रहा था। मैं रिटायरमेंट के बाद आया था। 2020 में मैं रिटायरमेंट हुआ था और ये 2023 की बात है। बीच में मैं काफ़ी सारा काम कर रहा था। एक एनजीओ मैंने स्टार्ट किया था और वृक्षारोपण वगैरह का कार्रवाई कर रहा था मैं। तो लेकिन जब आपने पूछा कि मैं क्या किया, गणेश जी को मैंने क्या आराधना की, तो ये प्रार्थना की कि जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने राज्य में अपने युवाओं को सेवा करने की, सर्व करने की, सर्विस देने की, तो उसमें मैं सफल हो पाऊँ। और जैसा हर एक फौजी अफसर चाहता है कि वो अपनी आकांक्षाओं पे खरा उतरे, तो बस मैंने यही प्रार्थना की गणेश जी महाराज से कि आपका आशीर्वाद बना रहे और जो भी काम मुझे सौंपा जाए मैं अच्छे से बखूबी निभा पाऊँ और कुछ अपनी सर्विस दे पाऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे आशीर्वाद मिला और अब काम ठीक चल रहा है। अगस्त 2023 की बात है ये। मैं उस वक्त रिपोर्टिंग करता था और अंदर से ऐसी अपडेट्स आती थी, बड़ी गहमा गहमी रहती थी कि आरपीएससी में कौन जाएगा, चयन बोर्ड आयोग में कौन जाएगा। अचानक से कुछ ऐसे पुख्ता सूत्र थे कि सरकार ने मन बनाया है कि जिस तरह का राजस्थान में माहौल चल रहा है, लगातार पेपर लीक हुए, सरकार के गले की फांस ये पेपर लीक बन गया है। तो अब जो आर्मी बैकग्राउंड के लोग हैं उनको भेजा जाएगा। उसके बाद में पहले आपका नाम आया कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग में और एक और फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, उनको आरपीएससी में भेजा गया। ये आप कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं कि जब सारे तरीके फेल हो जाते हैं, जब पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, फाइनल जाके हमारे सिस्टम को, हमारे नागरिकों को भारतीय सेना पर भरोसा होता है कि अब जाके जस्टिस होगा? हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया। मुझे काफ़ी गर्व है इस बात का कि जो भारतीय लोग हैं, हम सारे, पूरी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, देश है, उनको भारत की सेना पर और सेना के अफसरों पर भरोसा है। पर मैं ये नहीं मानता कि सिस्टम फेल हो गया था या सिस्टम सही नहीं चल रहा था। हर सिस्टम में कुछ कमियां होती हैं। मेरे से पहले भी बोर्ड चलाया, 10 साल उन्होंने काम किया है, बहुत सारे पेपर्स कराए हैं और सभी चेयरमैन ने बहुत अच्छा काम किया है। और जब भी आप कोई काम करते हो, 100 काम करते हो तो कुछ काम गलत भी होते हैं। तो एक माहौल चल रहा था पेपर लीक का, वो हर जगह चल रहा था, शायद पूरे राजस्थान में नहीं, शायद पूरे भारत में चल रहा था, पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक हिंदुस्तान में चल रहा था। और इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा जो चरित्र, हमारा जो है वो काफ़ी खराब हो चुका है, उसका पतन हो चुका है। और उसी का रिफ्लेक्शन था ये, जो कि सब देख रहे थे। पर मुझे खुशी है कि मुझे एक अवसर मिला। मैं चाहता था कि मैं अपने राज्य में कुछ सेवा करूं, तो मुझे अवसर मिला और मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपनी सेवा दे सकूं। क्या सोच के बैठे थे आप कुर्सी पे कि अब पहले ही प्लान बना लिया था या फिर वहाँ जाके समस्याएं पता चली? उस दिन के बारे में बताइए जब आप उस कुर्सी पे बैठे। कोई डर था मन में, कोई झिझक थी, परिवार वालों ने क्या कहा? वो एक्सपीरियंस आप एक बार बताइए। तो मैं तो फौजी हूँ, तो फौजी को तो ऐसा कुछ डर वर का इशू नहीं होता है। और हमारे 40 साल की सर्विस में ऐसे कई मौके आते हैं जबकि हमको अचानक एक चैलेंज मिलता है, उसको क्राइसिस होता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, मोर्चे पे जाना है, सॉल्व करना पड़ता है, बड़े बड़ी चीज़ें होती हैं। तो मैं क्या, कोई भी मेरी जगह होता वो भी ऐसा काम कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई डर नहीं था, कोई ऐसा मन में हिचक भी नहीं थी कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा काम है कोई भी कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। यस, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इसमें कठिन परिस्थितियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें लाखों बेरोजगार युवकों की आकांक्षाएं हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और वो भी उस माहौल में जहाँ पर कि भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है और हर एक आदमी को उम्मीद है कि उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ऐसे माहौल में सही करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, पर मैंने प्रयास किया और प्लान तो फिर बनाने पड़ते हैं। मैंने काफ़ी आते ही मैंने, जैसे ही मेरे को ये पता लगा, मैंने विद इन 24 आवर्स मैंने जहाँ जहाँ मेरे कॉन्टैक्ट से जो सीनियर्स थे, जो जिन्होंने काम कर चुके हैं दूसरे राज्यों में, अपने राज्य में पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन जैसे पंजाब है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है, कुछ जगह पर ये बहुत एक आम ट्रेडिशन है कि आर्मी के जो लोग होते हैं या सेना के जो लोग होते हैं उनको पब्लिक सर्विस कमीशन में या बोर्ड में नियुक्ति दी जाती है जी। तो मैंने उनसे फ़ौरन कांटेक्ट किया और उनसे बातचीत की, तो पता लगा कि ये किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ समझना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वो फिर एक हमारा सिस्टम होता है जिस फौज में सीखते, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता ही है कि आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, आपको टास्क, आपको गोल मिल चुका है, आपका टारगेट है, उसको आपने प्राप्त करना है, उसके लिए फिर प्लान बनाना पड़ता है। जब प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाने के अंदर कॉन्टीजेंसी प्लान बनाना पड़ता है, यानी कि कोई चीज़ सही नहीं हो या क्या क्या हो सकता है, उन सब का सोच कर आपको तरह तरह के प्लान बनाने पड़ते हैं और उनको फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। क्या क्या कमियां मिली आपको वहाँ पे जब आप
काम करना शुरू किया, आपने ऑफिस में बैठना शुरू किया, अगर आपको लगा कि ये चीज़ें तो बहुत जल्दी सही हो जानी चाहिए, ये तो अब तक ऐसा होता है ना कि ये चीज़ अभी तक यहाँ कैसे टिकी हुई है, कोई जिस बात को लेके आपका दिमाग खराब हुआ हो, गुस्सा आया हो, ऐसी कोई एक्सपीरियंस रहे होंगे आपके? हाँ, सही बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो थी वो एक इशू था पेपर लीक वाला, जो बहुत ही ज़्यादा सर्वव्यापी हो गया था। हर संस्था के अंदर पेपर लीक हो रहे थे। तो उसी का सबसे बड़ा मेरा जो चैलेंज मेरे दिमाग में वही था, और उसको सल्टाने के लिए, उसको निपटाने के लिए, उससे निपटने के लिए फिर हमने प्लानिंग शुरू की थी, और उसको प्लान को पूरा करने में लगभग हमको 5 से 6 महीने लग गए थे। और फिर बहुत सारे हमने स्टेप्स लिए जो कि पहले नहीं थे। ओके। हाँ, जो पहले नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि पहले उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, क्योंकि काम अच्छा किया तभी तो हजारों पेपर करा पाए जी। कुछ ही पेपर लीक हुए, सारे तो लीक नहीं हुए। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक भी पेपर लीक क्यों होना चाहिए, एक भी क्यों होना चाहिए, बिल्कुल ये है मुद्दा। तो इसीलिए फिर हमने काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए, स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया, जिससे कि फिर पेपर लीक की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो गई। और लेकिन इसका पूरा जो श्रेय है वो सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं, ये हमारी जो एसओजी है जी, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, हमारी पुलिस है, जिला प्रशासन है, शिक्षा विभाग के जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, सरकार है जिन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे FIRs हुई, सबने मिलजुल कर काम किया। कोई भी जो बड़ा काम होता है उसको एक अकेला भी नहीं कर सकता है, पूरा सिस्टम एक्टिव पूरा सिस्टम एक्टिव होता है, पूरा सिस्टम चलता है। तो सभी ने इसको मिलजुल कर एज ए टीम काम किया। जब सिनर्जी हुई, एक ऊर्जा प्राप्त हुई, नई ऊर्जा सभी में आई, तो उससे फिर हम अचीव कर पाए। तो ये मुझे लगता है कि एक अकेला आदमी का काम नहीं है, ये सभी का काम था। और हमारा बोर्ड के अंदर हमारे जो लोग थे, हमारे मेंबर्स, हमारे जो पूरा टीम था, स्टाफ, उन्होंने भी उनको भी एक शायद ऐसी नई ऊर्जा का संचार हुआ, उनको भी लगा कि और अच्छे से काम करना चाहिए। और पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और भी उन्होंने अच्छा काम किया, और उसकी वजह से फिर ये हम हासिल कर सके कि अभी तक हम लगभग 100 से ऊपर पेपर करा चुके हैं, एक भी लीक नहीं हुआ। और जितना अभी तक खबर है सबसे एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जी, बिल्कुल नहीं, खबर नहीं आई जी। तो ये एक कलेक्टिव अचीवमेंट है जी, जिसमें राज्य सरकार, जिला प्रशासन और कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC भी उसमें सम्मिलित है, क्योंकि हम सब मिलजुल कर काम करते हैं, आपस में एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम एक्सचेंज करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और मैंने विजिट भी किया अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन जो पूरे देश में है। अच्छा, आप खुद विजिट करके आए हैं? मैं कई जगह पर विजिट किया, मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा कि वो कैसे एग्जाम कराते हैं। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, IBPS जो कि बॉम्बे में बैंकिंग के एग्जाम कराते हैं, NTA जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि दिल्ली में है, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है, और कई सारे बोर्ड्स हैं। अच्छा, वहाँ पर मैंने विजिट किया। कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो सबसे मैंने जाकर बातचीत की, उनकी जो उनसे नॉलेज मैंने हासिल की। और कई सारी ऐसी एजेंसी जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इनके बारे में बता नहीं सकते। UPSC में मैं गया, मैं कई बार वहाँ पर विजिट किया। अच्छा, आप खुद जाके आए UPSC? मैं कई बार, ये सब जगह मैं खुद जाकर आया। खुद मैंने वहाँ पर RPSC गया अपने, जो खुद राजस्थान में है, और सब जगह जाके मैं उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो उनके सबसे अच्छे तरीके हैं, उनको मैंने देखा, और सबका जो निचोड़ है फिर उसको मैंने अप्लाई किया अपने परीक्षा कराने के अंदर। और उसी का नतीजा है कि हमारी परीक्षाएं अभी ईश्वर की कृपा से बिल्कुल ठीक तरह से हो रही हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस सब में योगदान बच्चों का भी रहा, जो कैंडिडेट्स हमारे युवा हैं, उनको भी लग रहा था कि अब हमको निजात पाना है इस माफिया से, उस पेपर लीक की समस्या से। तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसमें? उन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट किया, मुझको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दी। अब मेरे बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे हम आर्मी में हम कुछ भी ऑपरेशंस करते हैं तो हमारे जासूसी जरिए होते हैं, इंटेलिजेंस सोर्सेज होते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा शोले में डायलॉग था, किसका? जेलर साहब। अच्छा, अंग्रेजों के जमाने के जेलर साहब थे। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। यस, और हमारे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। तो मैं भी अब डायलॉग मार सकता हूँ मेजर साहब कि हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के जासूस आर्मी के अफसर हैं, और उनके जासूस चारों पूरे दिशाओं में फैले हुए हैं। और हमको क्षण की खबर रहती है, क्षण की खबर। तो अभी जो मेरे पास ये जादू का आला है, इस पर मुझे क्षण की खबर रहती है। और मुझे जब भी कुछ कहीं पर होता है तो मैं भी बोल सकता हूँ कि अभी हमारे बिना खबर के कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं मार सकता। नहीं, मेरा बस खाली मैं मजाक के तौर पर बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सही बोल रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे भी जरिए हैं। जो बच्चे पहले डरते थे खबर देने में, उनको पता लगता था कि उनका कोई उनको बुरा कर देगा, कुछ कर देगा, अब वो बिल्कुल खुलेआम हमको खबर देते हैं। और अभी व्हाट्सएप और मोबाइल पे तो फट से खबर आ जाती है,
एसओजी ने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है, उनके पास एक हेल्पलाइन है, गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, और मैंने खुद की मेरी हेल्पलाइन है, और मेरे पास मेरा जो टेलीफोन नंबर है सबको लीक हो चुका है। ये लीक नंबर, मैं ये सवाल करने वाला था आपसे कि आप इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे बैठे हैं, लोग बच्चे मिल नहीं पाते अब से पहले, कि ऐसे लगता है ना कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, आरपीएससी कोई दूसरी दुनिया है, वहाँ अंदर बैठने वाले लोग अलग होते हैं, बाहर नहीं निकलते, बात नहीं करते। तो आपका नंबर लीक कैसे हुआ? देखिए, आजकल नंबर तो पता करना बड़ा आसान सी बात होती है। हाँ, तो नहीं, लेकिन आपके ही क्यों किए? हाँ, तो अब देखो, बच्चे बाकी किसी मेंबर के नंबर पब्लिक नहीं है। नहीं, बच्चों को जब देखा कि एक आदमी है जो प्रयास कर रहा है सिस्टम को ठीक करने की, उनको लगा कि यदि उससे हम डायरेक्ट हमारी खबर पहुंच जाए चेयरमैन साहब के पास में, तो शायद कुछ चेंज आ जाए, परिवर्तन आ जाए। तो उन्होंने प्रयास किया होगा पता करने का, और मुझे लगता है कि मुझे वो नहीं पता करते तो मैं खुद लीक कर देता मेरा नंबर, क्योंकि एक तरह से बहुत अच्छा हुआ, मेरा पेपर नंबर लीक हो गया। अभी हजारों बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, हाँ, हजारों बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं, मैं कॉल उठा नहीं पाता, फोन कॉल नहीं उठा पाता, मैं भी अननोन नंबर कॉल नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन मैसेज आते हैं, मैं प्रयास करता हूँ कुछ मैसेज देखने का, कुछ दिख नहीं पाता हूँ। और ट्विटर पे तो मैं अभी हुई, वहाँ पर तो खूब सारे फीडबैक मेरे पास आता है, और गुड गवर्नेंस सब चाहते हो, और आप बिना आप टच में रहो ग्राउंड रियलिटी के, और आप यहाँ जयपुर बैठ के खाली आप चाहो कि सारा सिस्टम चेंज कर दो, नहीं हो सकता है। आपको जो बच्चा बाड़मेर बैठा हुआ है, बीकानेर बैठा हुआ है, जालौर बैठा हुआ है, सांचौर बैठा हुआ है, कहीं दूर दूर जगह जगह बैठा हुआ है, गाँवों बैठा हुआ है, ढाणियों बैठा हुआ है, जब तक आपसे वो जुड़ेगा नहीं, आपको अपनी बात बता नहीं पाएगा, तो कैसे आप सिस्टम को चेंज कर पाओगे? तो सिर्फ जयपुर में रहकर आप सिर्फ जो आपके पास रिपोर्ट आती है उसके आधार पर चेंज करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मेरा प्रयास था कि हम सबसे जुड़ें, और वो काफ़ी हद तक सफल है। और ये भी संभव नहीं कि हर आदमी से बात कर सको, हर आदमी का इन्फॉर्मेशन दे सको, हर आदमी से आप मैसेज का जवाब दे सको, वो नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि मैं जितना हो सके ट्विटर के माध्यम से बच्चों को सवालों के जवाब दे दूँ। यदि कोई सवाल मैं जवाब दे नहीं पाता हूँ, उसके 5-6 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि मैं सारे सवाल पढ़ भी नहीं पाता हूँ जी। दूसरा कारण होता है कि हर सवाल का जवाब नहीं होता। कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब नहीं होता, कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब उस समय नहीं होता, बाद में होता है। बाद में होता है। कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिनका जवाब मुझे पता ही भी नहीं हो, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मैं जानता हूँ लेकिन देना नहीं चाहता। एक सही वक्त पर उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक बात है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मेरे पास होता नहीं, पता करता हूँ और फिर बताता हूँ, ठीक है। और कुछ सवाल बहुत सेंसिटिव होते हैं जिसके बारे में मेरा बोलना उचित नहीं होता। तो बस यही कारण होता है कि मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूँ। जब हो सकता है उचित मौके पर मैं सवाल का जवाब देता हूँ। और मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक साधारण सा इंसान हूँ, तो मैं भी गलती कर सकता हूँ जवाब देने में, पढ़ने में, बात करने में, कुछ भी करने में, तो वो सब होता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा मेरे जो युवा मित्रों को कि यदि मैं जवाब ना दे पाऊँ कि अब मुझे ज़्यादा परेशान ना करें, नहीं, तो मुझे उसका बुरा ना माने। परेशान तो देखो कुछ परेशान कोई नहीं करता, किसी की भी ऐसी इच्छा नहीं कि मुझे परेशान करे, परेशान मैं होता भी नहीं हूँ। कभी कभी हो सकता है एक क्षणिक तौर पर परेशान हो जाए, पर जब मुझे पता लगता है कि बच्चों की आकांक्षाएं मुझसे, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, परेशान नहीं होना है, अपने को प्रयास करना है कि जितना हो सके जवाब दो। नहीं, लोग तो शादी नहीं होती है उसकी शिकायत आपसे कर लेते हैं कि पशु परिचर भर्ती में ये हुआ, उसकी वजह से मेरी शादी नहीं हुई। तो अब शादी नहीं हुई तो उसके जिम्मेदार मेजर जनरल आलोक राज कैसे है? मेरे को ये बात थोड़ी समझ से बाहर है। हाँ, नहीं, देखो ऐसा होता है कि इस आज के माहौल में यदि आपसे कोई बात कर रहा है ना जी, तो बहुत बड़ी बात है। किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं किसी के पास में। हर एक आदमी अपने अपने कामों में मगन है। घर में भी लोग बैठे हैं, 4 जने तो चारों मोबाइल पर ही बैठे हैं, किसी के पास फुर्सत नहीं है। तो देखते कि कोई आदमी है जो कि उनसे बात करने की प्रयास कर रहा है, उनके सवालों का जवाब देने का प्रयास कर रहा है, वो एक कोशिश कर रहा है कोई चेंज कर सके जी। तो बच्चों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अभी मैं जैसे ट्विटर पर हूँ, व्हाट्सएप पर हूँ, तो मुझे बहुत से, चाहे वो भर्ती आरपीएससी की हो, चाहे वो हाई कोर्ट की हो, बच्चे फिर से मुझसे आकांक्षा करते हैं कि मैं उस हाई कोर्ट की भर्ती के डेट भी चेंज कराऊँ, लास्ट डेट, आरपीएससी की भर्ती की डेट चेंज कराऊँ, वहाँ पर मैं पद बढ़वाऊँ, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में मैं पद बढ़वाऊँ। तो बच्चों की आकांक्षा है, ऐसे बच्चों की आकांक्षा होती है कि साहब मेरा तो लड़की मुझसे बात नहीं कर रही है, कोई तरीका बताओ कि मैं तो चाहते मैं लव गुरु भी बन जाऊँ। तो अभी बस बच्चों की आकांक्षा है आज के ज़माने में, उनकी गलती तो नहीं है, उनकी गलती नहीं है। यदि आप परफॉर्म करोगे, बच्चे आपसे परफॉर्मेंस चाहेंगे, तो बस वही होता है।
तो उनकी कोई गलती नहीं है। बच्चों को लगता होगा ना सर कि क्या पता आपके पास इस तरह के भी एक्सपीरियंस रहे हों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप भी अपनी उम्र में जवान थे। मैं तो अभी भी जवान हूँ, ऐसे मत बोलो, मैं अभी भी जवान हूँ। हाँ, मेरी फोटो सामने से लेना है कैमरे से, पीछे से लोगे तो पता पड़ जाएगा कि मैं जवान नहीं हूँ। फिर मुझे डायलॉग बोलना पड़ेगा आपको, कौन सा पीछे से फोटो लूँ, ये बाल मुझे दे दे ठाकुर। कमाल है। शोले वाला डायलॉग। अब आपसे बात करके मुझे एक बात तो समझ आ गई कि जो बेरोजगार नौजवान हैं आपसे जो इस तरह के प्रश्न करते हैं वो ठीक जगह करते हैं कि आपके पास में समाधान सारी समस्याओं का है। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी से उसकी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है। अच्छा, क्या आप ये बताइए, जैसे कि किसी की गर्लफ्रेंड अगर बात नहीं कर रही है और इसलिए बात नहीं कर रही है कि वो सरकारी नौकरी नहीं लग पा रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको कोई टिप्स देना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या करे वो? नहीं, मेरी टिप्स तो सभी युवाओं को एक ही होती है कि, और वो ये होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मंशा क्या है। आपसे बात नहीं कर रहा है, छोटी सी बात है, उसकी मंशा क्या है। यदि उसकी मंशा किसी भी लड़की की लड़के से या लड़के की लड़की से, उसकी मंशा सिर्फ यही है कि उसको एक उससे शादी करें जिसके पास सरकारी नौकरी हो और उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से, उसके अपब्रिंगिंग से, परवरिश से कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो आदमी सही नहीं है, लड़की या लड़का। हाँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपसे वो आपको आपके व्यवहार को पसंद करता है, आपके जो आपका अंदरूनी जो आपका जो पर्सनालिटी है उसको पसंद करता है और फिर आपको चाहता है, तो वो तो सही है। लेकिन आपकी नौकरी से प्यार करता है, आपके पैसे से प्यार करता है, आप किसके बेटे हो बेटी उससे प्यार करता है, तो फिर शायद वो रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलता है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका चरित्र और आपका अंदर की सुंदरता कैसी है। यदि कोई उसके आधार पर आपसे दोस्ती कर रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है। और बात करना ना करना क्षणिक चीज़ें होती हैं। वैसे कुछ होते हैं टाइम जब आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन यदि वो सच्चा मित्र होगा, सच्चा दोस्त होगा, कुछ समय बात करेगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो नौजवान है वो उसमें विलेन आपको बना देते हैं कि सर आपकी वजह से बात नहीं कर रही है, आप ये काम नहीं कर रहे हो बोर्ड में, आप आंसर की नहीं निकाल रहे हो, आप भर्ती नहीं निकाल रहे हो, तो तब ग्लानि बोध होता है कि आपकी वजह से किसी का रिश्ता टूट रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ तो काम आ रहा हूँ, वो कम से कम वो रिश्ते बिगाड़ने के ही काम आ रहे हैं। नहीं, कम से कम अपना इल्जाम मुझ पर लगाकर अपना वो मन हल्का कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। नहीं, आपकी एक पोस्ट थी ना कि अगर मुझे गाली देने से आपका मन हल्का होता है तो करीना और शाहिद की तरह गाली देके एक बार मन हल्का। गाली देते हैं? हाँ, नहीं, एक्चुअली परनिंदा, बुराई करना, गाली देना, आक्रोश जोश मतलब करना, जापान में तो टेक्निक होती है एक। जापान के अंदर हर एक ऑफिस के अंदर एक बोर्ड लगा होता है, जैसे अपना एक टी रूम, चाय पीते हैं, वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड के ऊपर डार्ट्स लगे होते हैं और उस बोर्ड के ऊपर फोटो लगी होती है बॉस की, उस ऑफिस के बॉस की फोटो लगी होती है। और जब भी कोई जो कर्मी होते हैं वहाँ के, यदि वो गुस्से में होते हैं, बॉस को पसंद नहीं करते, तो बॉस पे गुस्सा निकालने के लिए वो डार्ट उस पर मारते हैं कि मैं सिर फोड़ रहा हूँ, उसकी आँख फोड़ रहा हूँ। तो वहाँ पे सिस्टम बना हुआ है ये, और ऐसा सिस्टम कई जगह पर है। तो ठीक है, आपकी भी डीपी लगी हुई है ट्विटर पे? मेरी भी डीपी लगी है, उस पर तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि एक ये सिस्टम है जिसके अंदर बच्चे अपना मन हल्का कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आपको तकलीफ नहीं है अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो उस बात से आपको तकलीफ नहीं? नहीं, वो देखो, गाली कौन दे रहा है मेरे को? गाली वो दे रहा है जो बच्चा पीड़ा में है, जो किसी वजह से उसके नंबर पूरे नहीं आ पाए। ये हमारा सिस्टम ने, जैसे पशु परिचय परीक्षा हुई थी, उसके अंदर एक सिस्टम को हमने, एक प्रोसेस हमने अपनाया जिसकी वजह से कुछ शिफ्ट से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए, कुछ शिफ्ट से बहुत से बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए, और वो बच्चे जेन्युइन थे लेकिन वो रह गए। तो अभी एक प्रोसेस था जिसको हमने फॉलो किया जी, क्योंकि वो एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस था। उसकी वजह से कुछ हद तक उनको बच्चों के साथ न्याय हुआ। तो अब वो बच्चों को तो गुस्सा हो गई। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो बच्चे चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दें या जेल परीक्षा का एग्जाम उन्होंने दिया हो, उसमें पास हो जाए ताकि कम से कम उनका सिलेक्शन हो जाए। मैं प्रार्थना भी करता हूँ ईश्वर से कि वो बच्चे जो कि जेन्युइन थे, जो कि सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन प्रोसेस और सिस्टम की वजह से नहीं हो पाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज प्रयास कर रहा हूँ, मन में सोच रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो बच्चे कम से कम चतुर्थ श्रेणी में सेलेक्ट हो जाएं, तो शायद उनका थोड़ा पीड़ा कम हो जाए। तो बच्चे जो पीड़ा में होते हैं वो गाली देते हैं, ठीक बात है, और बाकी कुछ बच्चे वैसे देते होंगे तो ठीक है। अब देखो, हर एक को अपन रोक नहीं सकते, लोग कुछ तो कहेंगे, दुनिया तो कुछ कहेगी, कोई बात नहीं, चलता है। मैंने एक और एक बात और बोलना चाहूँगा मैं। जी सर। मैं देखता हूँ कितने बच्चों ने अपने हार्ट भी मुझको दिए हैं। हर एक ट्वीट के ऊपर जितने बच्चे बोलते हैं उसमें से कोई 10-20-30% बच्चे होते हैं नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं, पॉजिटिव ज़्यादा है।
पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं और हार्ट्स कितने सारे होते हैं। और मैं तो ये भी ट्वीट करता हूँ कई बार कि बच्चे पॉजिटिव ट्वीट करें चाहे ना करें, लेकिन नेगेटिव ट्वीट जरूर करें, ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ गलती हो रही है, मूल्यांकन होता रहे, कहाँ कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। यदि आप खाली पॉजिटिव ट्वीट सुनोगे तो आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। जो नेगेटिव ट्वीट करते हैं, आपने सुना होगा जैसे कि निंदक नियरे राखी, तो बस हम वही सोच रहे हैं कि जो, तो उनका भी शुक्रगुजार हूं मैं। तो जो भी सिस्टम में चेंज हुए अभी तक हमने किए हैं, वो सब इसी वजह से चेंज हो पाए क्योंकि बच्चों ने नेगेटिव फीडबैक दिया कि साहब यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करो। और ऐसा नहीं कि सारा चेंज हो गया है, सारा सब सिस्टम बढ़िया हो गया, नहीं, अभी भी बहुत स्कोप है, बहुत इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। और मुझ में खुद का आवश्यकता है इंप्रूवमेंट करने की, सिस्टम में आवश्यकता है, और वो प्रयास निरंतर जारी है। ठीक बात है। नहीं, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। मैं एक कमेंट देख रहा था, किसी ने कमेंट किया था प्रॉपर था कि सर ये काम करवा दीजिए, उसके बाद में मैं अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड आपको भेजूंगा। तो इनविटेशन कार्ड आते हैं आपके पास शादी के? हाँ, सर मेरी इनविटेशन कार्ड मुझे नौकरी व्हाट्सएप लग गई पर, है। हाँ व्हाट्सएप आते हैं, व्हाट्सएप पर इनविटेशन कार्ड भी आते हैं, शादियों के भी आते हैं। और वैसे भी बच्चे बहुत खुश होकर अपने, जब उनका सिलेक्शन होता है, मुझे वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं, और ट्वीट पे तो करते ही हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो एक अच्छी ट्वीट, एक अच्छा दिल से भेजा हुआ संदेश 100, 200, 1000 जो लोग आपको क्या बोलते हैं, श्राप देते हैं, उसके बराबर हो जाता है वो, उसका फर्क बिल्कुल बराबर कर देता है। एक और कमेंट मैंने देखा था कि देश में 2 ही आदमी हैं जो टाइम से पहले टारगेट पूरा कर रहे हैं, तो नितिन गडकरी और आलोक राज। नहीं, मेरी तुलना आप नहीं, पर गडकरी सबसे मत करें, वो तो बहुत ही बड़े आदमी हैं, और बहुत ही, मैं तो एक नहीं, ये सब नौजवानों का आपके लिए प्यार है, वो बिल्कुल मैं आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से स्टडी करके आया हूँ। अच्छा, लेकिन बिल्कुल वो सही भी नहीं है। जैसे हमको कुछ एक, जैसे जेईएन भर्ती के अंदर हमको 5 महीने में डिक्लेयर करना था, हमारा जो रिजल्ट्स थे वो थोड़ा डिले हो गया। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम परसों तक, थर्सडे तक हम वो सारे रिजल्ट निपटा दें। और जैसे जेल प्रहरी का रिजल्ट हमको निकालना था 12 अगस्त तक, लेट हो गया, 12 अगस्त तक प्रयास करें कि 12 अगस्त तक निकाल दें, नहीं निकल पाएंगे तो 20 अगस्त तक तो उसको 100% निकालने का प्रयास है। तो प्रयास जारी है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब क्या होता है कि जो सिस्टम पुराना बना हुआ है उसको आप अचानक चेंज नहीं कर सकते हो। एक प्रोसेस बना हुआ है, उसको अचानक चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके बाद अब जो परीक्षा होगी, पटवारी परीक्षा होगी, उसका हम कोशिश करेंगे कि विद इन 3 मंथ्स में उसका रिजल्ट 100% निकाल दें, फुल रिजल्ट निकाल दें। तो अब इसके बाद से थोड़ी तेजी आएगी, लेकिन जैसा भी अभी की हालात है उस हिसाब से तो कोशिश है कि आर्मी से उम्मीद भी की जाती है कि आर्मी के जो लोग होते हैं वो टाइम से काम करें। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो करने के प्रयास करता हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरे जो बोर्ड के जो पूरी टीम है वो भी प्रयास कर रही है। वो आमतौर पर बोलते हैं कि सरकारी लोग काम नहीं करते, वो पूरे टाइम घूमते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, खैनी जर्दा खाते रहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बोर्ड के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। और काफ़ी मैंने बदलाव देखा है, और हमारी जो टीम है वो काफ़ी अच्छी है। और कुछ एक लोग जो बहुत अच्छे नहीं थे वो अपने आप तो पोस्टिंग लेके चले गए, ट्रांसफर लेके चले गए, या फिर हमने 1-2 को रिक्वेस्ट भी किया कि आप अपने बदली करा लें। अभी काफ़ी लोग हमारे अच्छे हैं और पूरा सहयोग हमको सरकार से मिलता है, और उसी वजह से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी पूरे सिस्टम में है। बच्चे तो आप तक पहुंच रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो पेपर माफियाओं ने आपसे जुड़ने की कोशिश नहीं की, नकल गिरोह वालों ने? देखिए, वो तो शायद उनका प्रयास किसी ना किसी तरह से करते होंगे, शायद हिंट विंट कोई कोशिश करते होंगे, लेकिन उनको लग जाता होगा कि ये शायद आदमी नहीं करेगा। एक्चुअली अपन सोचते हैं माफिया बड़ा आसान सा होता है, वो सारा पता कर लेते हैं, पूरी छानबीन कर लेते हैं, आप कहाँ से आए हो। उनको पता होगा कि मैं पहले भी CSD में था, मेरे वहाँ 1500 करोड़ में पर मंथ में पेमेंट करता था, तो उन्होंने सब देख लिया होगा कि भाई इसके आदमी पास तो फक्कड़ आदमी है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है पेंशन के अलावा। तो उन्होंने बैकग्राउंड चेक वो भी करते हैं, जैसे मुझे लगाने से पहले गहलोत साहब ने बैकग्राउंड चेक किया होगा, ऐसे माफिया भी बैकग्राउंड चेक करेगा, पता करना चाहेगा मैं कैसा आदमी हूँ। और वैसे भी आर्मी वाले लोग ठीक ही होते हैं, तो उन्होंने फिर ऐसा कोई कोशिश नहीं की। तो मुझे कोई ऐसा कोई खास, कुछ लोगों ने कोशिश की जो करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कोशिश किसी ने नहीं की। सबने कुछ हिंट विंट दिए थे, लेकिन या तो मुझे समझ में नहीं आए होंगे, या समझ में आया तो उनको मैंने क्लियर बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं करना है। तो वैसे ऐसा मुझे कोई मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं मैं। आप बच्चों की शादी के बारे में तो सोच रहे हैं, माफियाओं की शादी के बारे में नहीं सोचा कभी? नहीं, वो तो कि पेपर लीक नहीं हो रहे हैं तो शादी तो उनकी भी नहीं हो पा रही होगी सर। अब देखिए, सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा राज्य सरकार को, SOG को, पुलिस को, जिला प्रशासन में जो वहाँ पे सब पुलिस जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तो उन्होंने काफ़ी धरपकड़ की है। उसकी वजह से माफिया की जो कमर है काफ़ी तोड़ दी गई है। और दूसरी बात ये भी है शायद कि एक जो हमारा युवा है वो भी जागृत हो गया है।
उसको पता लग गया है कि जब लेनदार नहीं है तो देनदार कहाँ से आएगा। ठीक बात है। अब जब युवा को लग गया कि मेरे को पेपर लीक करके, अब जैसे कितना बड़ा चक्कर चला हुआ है तरह तरह की परीक्षाओं का रद्द करने का, कैंसिल करने का, तो उसको लग रहा है कि मैं फिर दोबारा फंस जाऊंगा, तो वो भी अवॉइड कर रहा है। अभी चाहे वो पेपर लीक वाली बात हो या फर्जी डिग्री की बात हो या फिजिकल हैंडीकैप वाली कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट फर्जी होते हैं उसकी बात हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की बात हो, या EWS जो होता है फर्जी EWS सर्टिफिकेट उसकी बात हो, तो सबको पता लग गया है कि अभी ये चलेंगे नहीं, डमी बैठा वाली बात हो, ये सारे जो मैल प्रैक्टिसेस थी परीक्षाओं के अंदर, युवाओं को पता लग गया कि ये चलने वाले नहीं है। यदि आप इसके थ्रू, इसके माध्यम से सिलेक्ट भी हो गए तो हमेशा आपके सर पर तलवार लटकी रहेगी, कब आपको नौकरी से निकाल दिया जाए पता नहीं पड़ेगा। आपने सुना होगा कि बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में हजारों टीचर्स की नियुक्ति बर्खास्त कर दी गई थी अभी कुछ समय पहले, जी बिल्कुल, जो कि पिछले 10-12 साल से लगे हुए थे। हमने खुद हमारे यहाँ पर PTI के अंदर, आपने सुना होगा जो PTI भर्ती हुई थी 2022 की, उसके अंदर हमने सैकड़ों युवकों को, फर्जी डिग्रियों का बहुत बड़ा मामला है, हमने उनको हमने रिकमेंड नहीं किया और शिक्षा विभाग ने उनको निलंबित कर दिया। तो अभी एक तलवार लटकी हुई है बाकी बच्चों को। वापस से करवाएंगे PTI भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? जितना मुझे खबर है उसके अनुसार जो शिक्षा विभाग है उसको दोबारा करा रहा है, वापस करा रहा है, जो मुझे खबर है। अब कब शुरू करेंगे इसके बारे में मुझे नहीं खबर है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ऐसा डिसाइड किया गया है कि वो उसको दोबारा करवाया जाए। इसी माफिक जैसे फायरमैन भर्ती है उसके अंदर भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और उसके ऊपर भी विभाग काम कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी लोग लिप्त होंगे वो पाए जाएंगे, और जो उसमें लिप्त थे जिनकी डिग्रियां सही नहीं थी उनको हमने नियुक्ति नहीं दी। तो बाकी भर्तियों में ऐसा हो सकता है, लेकिन दो का तो मैं बिल्कुल क्लियर मैं बता सकता हूँ आपको, जो मैंने खुद ने ही स्टडी किया और मैंने खुद ने ही रिपोर्ट किया सरकार को और विभागों को। तो एक युवक को वो एक जागरूक हो गया, युवक पता पड़ गया कि डमी बनकर और ऐसे काम करके वो फंस जाएगा, तो वो अपने बलबूते पर प्रयास कर रहा है। जब अब वो पैसे देने वाला नहीं है तो माफिया क्या कर सकता है, किसको माफिया पेपर बेचेगा। और दूसरी बात, जैसे अभी डमी वाले कैंडिडेट्स थे, जब मैं आया था, मेरे आने से पहले लगभग 4 या 5 FIR की गई थी पिछले 10 साल के इतिहास में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सिर्फ 4 या 5 FIR की गई थी डमी वाले केस में। और मेरे आने के बाद में मैंने विदिन 3 और 4 मंथ्स में हमने करीबन 40 FIR की थी सिर्फ डमी के ऊपर, केसेस के ऊपर। तो उसके बाद फिर हमने, अभी आपको पता होगा, हमने बायोमेट्रिक्स शुरू कर दी है, फोटो स्कैन, फेस स्कैन शुरू कर दिया है, CCTV कवरेज लगा दिया है। तो अभी और हमने एक हस्तलिपि नमूना जो लेते हैं वो अटेंडेंस शीट के ऊपर और OMR शीट पर, और हस्तलिपि नमूना एक ऐसा एविडेंस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर बहुत अच्छा सबूत माना जाता है, जिसके आधार पर आप जजमेंट दे सकते हो कि ये आदमी अलग है, वो आदमी अलग है। और इसके लिए मुझे जो हमारे विजय सिंह साहब हैं, SOG के जो ADG हैं, उन्होंने इसमें एक मुझे, हाँ, VK सिंह साहब, विजय सिंह जी, उन्होंने भी उसके अंदर मुझे बहुत ये अच्छा इनपुट बताया था कि ऐसे कर सकते हैं अपन, और उसको हमने लागू कर दिया था। और उसके बाद हमने इसको अभी पिछले 2-3 महीने के अंदर हमने OMR पे भी डाल दिया है। अभी OMR शीट के ऊपर भी हर एक बच्चे को अपना हस्तलिपि नमूना देना होता है। तो हमारे पास उसके 2 नमूने होते हैं, और जब बच्चा फॉर्म भरता है तब भी हमने उस पर लागू कर दिया है कि अपना हस्तलिपि नमूना लेकर वो अपलोड करेगा। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा तभी भी वो हस्तलिपि नमूना दोबारा देगा। तो अभी एक युवा है, एक कैंडिडेट है, उसको पता है कि वो इतने हस्तलिपि नमूने देगा जगह जगह पर, तो फंसी जाएगा यदि वो डमी का इस्तेमाल करेगा। तो मुझे लगता नहीं कि अभी तक जो हमने एग्जाम कराए हैं, पिछले लगभग 100 एग्जाम हमारे हो गए हैं जनवरी 2024 से लेकर अभी तक मुझे किसी भी एक एग्जाम के अंदर एक भी कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें डमी की हमको कोई खबर हो, इनपुट हो, शिकायत हो। 1-2 जगह पर था कि जहाँ पर कुछ एडमिट कार्ड का इशू था, लेकिन डमी का अभी तक कोई इशू हमारे पास, हमारी नज़र में नहीं आया। ना पुलिस को कोई खबर मिली, ना हमको खबर मिली है। और ये सब इन्हीं स्टेप्स, इन्हीं जो हमने मेजर्स लिए हैं, सावधानी बरती है, उससे हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें युवाओं का भी योगदान है, क्योंकि उन्होंने भी सोच लिया कि ये गलत काम हम ना करें। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बड़ा जो अचीवमेंट है वो युवाओं का है, हमसे भी बड़ा। ठीक बात है। एक पेपर लीक पे मैं अंतिम और ज़रूरी सवाल कर रहा हूँ कि सरकारें इतनी ताकतवर होती हैं, हमारा सिस्टम इतना ताकतवर होता है, हमारे पास तमाम तरह के संसाधन होते हैं, आपने कभी ये फैक्चुअली इस बात को जानने की कोशिश की कि टेक्निकली पेपर लीक होता कैसे है और कैसे हुआ राजस्थान में? क्योंकि
बहुत मजबूत होती है हमारी सरकार, सिस्टम जैसे आप बता रहे हैं कि इतने इतने तरीके होते हैं, तो यकीन मानिए कि आपसे पहले भी सुरक्षा के कुछ बंदोबस्त करता होगा सिलेक्शन बोर्ड या फिर आरपीएससी, तमाम तरह के जो बोर्ड हैं, उसके बावजूद भी अंदर तक सेंध लगाना और उसके बाद में वहाँ से पेपर बाहर निकालना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने शायद आपका इंटरेस्ट रहा होगा ये जानने में कि होता कैसे है ये पूरा जो गड़बड़ झाला है। बिल्कुल, ये पेपर लीक पे मैंने पूरा रिसर्च किया था, आते ही मेरा शुरू हो गया था, रिसर्च किया था मैंने। और जब भी मैं कहीं भी किसी भी संस्था में गया, चाहे वो कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूपीएससी हो, और हर जगह पर मैंने सबसे ज़्यादा जोर मेरा इसी बात पे था कि किस तरह से हम पेपर लीक को रोक सकते हैं, और होता कैसे और कैसे उसको रोका जा सकता है। और काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद फिर हमने वो स्टेप्स लिए, जैसा आपको मैंने बताया। अभी हमारे मल्टीपल सेट्स होते हैं जी। अभी पता ही नहीं कि कौन सा पेपर उस समय दिया जाएगा, बच्चे को पता ही नहीं है। अच्छा। किसी को पता नहीं है। उसको सिर्फ हम परीक्षा से थोड़ी देर पहले 2-2.5 घंटे पहले हम डिसाइड करते हैं कौन सा मेरा पेपर उस समय चलेगा। और कई बार तो मैंने ऐसे भी किया है कि मैंने वो 2-3 सेट इकट्ठे भिजवा दिए सेंटर्स के ऊपर, और परीक्षा से सिर्फ आधे घंटे पहले डिसाइड किया कौन सा वाला सेट चलेगा। तो लास्ट मिनट तक हम सरप्राइज रखते हैं, और बच्चे उस समय तक ऑलरेडी बैठे होते हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था कि मल्टीपल सेट्स आप बनवाओ, और आप मल्टीपल जगह से बनवाओ, एक सेंटर से, एक जगह से, एक प्रिंटिंग प्रेस से नहीं, अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से बनवाओ, अलग अलग सेट बनवाकर और आप उसको रखवाओ। और जो पैकिंग हो उसकी जो क्वालिटी है बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड की हमने कर दी, और उसकी सिक्योरिटी फीचर्स हमने बहुत बढ़ा दी है। टेक्नोलॉजी का हम काफ़ी यूज़ करते हैं, जीपीएस का और सेंसर्स का, इस तरह का। और इसके अलावा फिर हमने एक नया सिस्टम शुरू किया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी, जो इससे पहले हम कर्मचारी चयन बोर्ड ने नहीं किया था। हमने लगभग 10 से 12 परीक्षाएं हम ऑलरेडी करा चुके हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें परीक्षा जो पेपर है वो सिर्फ आधे पौन घंटे पहले ही परीक्षा के वो उधर सेंटर पर पहुंचता है सीक्रेट लोकेशन से, तो वो एनक्रिप्टेड होता है, तो इसलिए पेपर लीक की संभावना उसमें काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन चूंकि इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की एक खामी है कि वो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है, तो आप बड़े एग्जाम नहीं करा सकते, छोटे एग्जाम करा सकते हो। तो बड़े एग्जाम्स के लिए तो आपको फिर वही दोबारा ओएमआर बेस्ड एग्जाम ही कराने पड़ते हैं, जिसमें आपको सारी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो हमने कई सारे इसमें स्टेप्स लिए, और जो रिसर्च किया, मैं सारी बातें नहीं बता पाऊंगा कैमरे के अंदर, लेकिन जो हमने स्टेप्स लिए वो आप बता सकता हूँ कि हम जो पेपर बनवाते हैं उसकी काफ़ी हाई क्वालिटी और सीक्रेट जगह से बनवाते हैं। जगह जगह से पेपर बनते हैं, जगह जगह पेपर छपते हैं, जगह जगह से पेपर आते हैं, मल्टीपल सेट्स होते हैं। पूरा की पूरा सिस्टम जो पूरा की पूरा हमारे उसको मॉनिटरिंग उसका हो रहता है कि कब कहाँ पर क्या हो रहा है, और हर पेपर के ऊपर हमारे सिग्नेचर्स होते हैं। यदि कोई बाई चांस लीक हो तो पता रहेगा कि कौन सा, किस जगह से कौन सा पेपर लीक हुआ है, हमको पता रहेगा। और दूसरी बात, हमने जो सेंसिटाइजेशन किया है हमारे स्टाफ का, जो हैंडलर्स होते हैं हमारे, चाहे वो ट्रेजरी पर हो और ट्रेजरी के बाद में इन्विजिलेटर्स हो, जो पूरी चेन होती है, उस पूरी चेन को हमने सेंसिटाइज किया है। हमने सबको उनको ट्रेनिंग करी है। मैं खुद जाके मैंने प्रयास किया है जगह जगह जिलों में जाकर उनको ट्रेनिंग देने का, कि किस प्रकार से वो पहचान सकते हैं कि कोई बॉक्स पहले से खुला है कि नहीं खुला है। मेरे आने से पहले हमने कभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, उनसे बातचीत नहीं होती थी। हमने सिस्टम शुरू किया वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का, मॉनिटरिंग करने का, कि कब पेपर कहाँ से निकला, कहाँ पहुँचा, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करने का। जिला प्रशासन के अंदर भी सब जगह, हर जगह उन्होंने मॉनिटरिंग सेल बना रखे हैं। तो ये पूरा की पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा है, जो कि जिसमें सिर्फ हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं, पूरा राज्य उसमें इन्वॉल्व होता है। आमतौर पर हमारी परीक्षा 7 जगह होती हैं, 7 जो संभाग हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन जब बड़ी परीक्षा होती है तो हम उसको ज़्यादा जिलों में कराते हैं। हमने शुरू में 25 जिलों में कराई, फिर 28 जिलों में कराई, 31 जिलों में कराई। अब जैसे परीक्षा हो रही है, पटवारी परीक्षा 38 जिलों में हो रही है वो, तो हर जिले के जो जिला मुख्यालय होता है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। तो एक पूरा एक टीम एफर्ट होता है, जिसके अंदर सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं, पूरा राज्य, शिक्षा विभाग, पुलिस, सब बहुत ही एक एज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम रोल प्ले करते हैं। और इन सबका जो मिला जुला इफेक्ट है वो ये है कि जो पेपर लीक है वो बंद हो चुका है, अब वो नहीं हो रहा है जी। और दूसरी बात एक ये भी है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि पेपर लीक नहीं होगा, हो सकता है। एक सिस्टम है, आजकल पैसे से बड़ा क्या है, सबके लिए पैसा भगवान है, और जो उसमें जो माफी है उसको यही चाहिए। और हो सकता है पेपर मान लो लीक भी हो जाए, लेकिन हमारे पास सिस्टम है उसको डिटेक्ट करने का, पता करने का कि वो यदि होता है तो पता पड़ जाए, और हो जाए तो खुद मैंने बोला है कि मैंने शिक्षा विभाग को, हमारे जो
जिला मुख्यालय, सबको मैंने बोला है, यदि आपको पेपर लीक डिटेक्ट होता है तो आपने छुपाना नहीं है, आपने फौरन बताना है ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें, उस एग्जाम को कैंसिल कर सकें और विद इन 1 वीक 10 डेज 15 मंथ में दोबारा एग्जाम करा सकें। तो एक कॉन्टिजेंसी प्लान होना चाहिए आपके पास, एक प्लान बी अवेलेबल होना चाहिए और खुद एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, पेपर लीक हुआ, उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी उसके अंदर कल्प्रिट होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और हम एग्जाम कराएंगे। लेकिन आप उसको छुपा जाओ, ना बताओ, बच्चे को पता नहीं पड़े, वो लास्ट मिनट तक सस्पेंस में रहे, एग्जाम के अब 1 महीने बाद बताओ पेपर लीक हुआ, तो एक थोड़ा सा उससे बच्चे पर उसकी साइकी पर असर पड़ता है। उसको लगता है कि मेरा पेपर तो अच्छा हुआ था, मेरा तो सिलेक्शन हो जाने वाला था, अब पेपर लीक हो गया, तो उसको काफ़ी बुरा लगता है। ठीक बात। तो मेरा सोच है कि यदि कभी ऐसा होता है, उम्मीद ऐसा ना हो, यदि होगा तो हमारा प्रयास होगा उसको बताना कि हाँ पेपर लीक हुआ है, एग्जाम कैंसिल है। इन्वेस्टिगेशन में खुद इन्वॉल्व होना, खुद 100% हम खुद इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो ये एक सहयोग बहुत आवश्यक करेंगे। चीज़ है। बिल्कुल। सिफारिशें आती हैं आपके पास अपने परिचित कोई नौकरी के लिए, कोई नहीं, आपके जान पहचान सिफारिशें वाला है, कोई नहीं। आपका दोस्त है कि बच्चा है देख लीजिए? नहीं, देखिए तो एक आम बात है, आपके जो रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जो भी कुछ भी लोग होंगे, वो आपको जरूर बोलेंगे साहब ये बच्चे का है, वैसा है, लेकिन सभी को मालूम है कि कंप्यूटराइज सिस्टम है, इस कंप्यूटराइज सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ हो नहीं सकती है। वैसे 99% लोग मुझे जानते हैं कि ये कुछ सुनने वाला नहीं है, और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ लोग तो बोलते हैं कि सब देख लेना, बोलते कर हैं। देना। कुछ लोग बहुत ही मतलब गिने चुने फिर आप लोग क्या होते जवाब हैं। देते हैं उनको? तो बस बोलते हैं कि देखिए सिस्टम तो ये बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड है और इसमें कोई संभव नहीं है। तो आपका शेड्यूल क्या रहता है सर, ये बताइए। शेड्यूल कब आप मेरा- बोर्ड आते हैं, कितने बजे उठते हैं, फिर उसके बाद तो बस ऐसे आमतौर पर सभी होते हैं, सुबह जल्दी उठना, प्रयास करते हैं कि 6 साढ़े 6 बजे उठ के, और उसके बाद में फिर चाय, सुबह की चाय, पेपर पढ़ना, और फिर उसके बाद मैं दौड़ने का बड़ा शौक रखता हूँ मैं। अच्छा। तो मैं हर हफ्ते में 1-2 बार, 2-3 बार दौड़ने जाता हूँ। थोड़ा लंबा दौड़ता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ 8-10-12 किलोमीटर दौड़ने का एक बार में, और मुझे मैराथन दौड़ने का भी शौक है। अच्छा, मैराथन दौड़े हैं आप? जी जी, तो मैं मैराथन दौड़ता हूँ। मैंने अभी 4 मई को मैंने टोरंटो में, कनाडा में दौड़ा था मैं। अच्छा। 42 किलोमीटर। ये पिछले 4 मई को? अभी 4 मई पहले, कमाल 4 है मई सर। को, हाँ 42 किलोमीटर दौड़ा था मैं, तो अच्छा टाइम था मेरा फॉर माई एज। मैं 63 का हो गया हूँ, अभी होने वाला हूँ, तो फिर मैं इट वाज अ गुड टाइम, अच्छा था। कितने किलोमीटर की मैंने मैराथन? 42 किलोमीटर था, 42 किलोमीटर, और मैंने उसको 4 घंटे 37 मिनट में पूरा किया था। अरे वाह, कमाल है। तो हाँ, मुझे शौक है, और जिस दिन मैं दौड़ने जाता ना उस दिन फिर मैं घर पे डंबल से थोड़ा जिम करता हूँ। अच्छा। हाँ, थोड़ा फिट रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हर हफ्ते में 3-4 बार मेरे या तो दौड़ने या जिम के हो जाते हैं, एपिसोड्स हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर अपना कुछ काम करता हूँ मैं, ऑफिस वाला काम। वो सुबह मुझे लगता है कि वो बेस्ट टाइम होता है जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, खासकर जो कॉन्फिडेंशियल काम है वो मैं सुबह ही कर पाता हूँ, ऑफिस टाइम के अंदर ही करता हूँ। आमतौर पर मैं थोड़ा ऑफिस लेट जाता हूँ, अच्छा। और मैं घर पे बैठ कर काम करता हूँ अपना, और फिर मैं ऑफिस जाता हूँ उसके बाद। फिर ऑफिस के अंदर सारा जो रूटीन ऑफिस का होता है वो होता ही है, और फिर शाम को आके वापस फिर थोड़ा सा चाय पीना, घर पे बैठकर बातचीत करना, डिनर करके फिर थोड़ा आराम करना, और फिर थोड़ा टेलीविजन देखना, और बाकी फिर इन बिटवीन ट्विटर वाला टाइम तो आपने बताया नहीं हाँ, सर। वो चलता रहता है, ट्विटर, कॉल्स, और खासकर छुट्टी के दिन थोड़ा ज़्यादा ट्विटर होता है। अच्छा। क्योंकि बाकी दिन इतना टाइम नहीं मिल पाता, पर छुट्टी के दिन थोड़ा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मेरे, या फिर जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं ट्विटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो 2-3 घंटे तो ट्विटर पे हो ही जाते हैं लगभग। तो ये मेरा रूटीन रहता है। टीवी में क्या क्या देखते हैं? टेलीविजन के ऊपर ज़्यादातर मैं न्यूज़ ही देखता हूँ। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर न्यूज़ देखता हूँ, लेकिन कभी कभी वाइफ के साथ थोड़ा हेल्प करने के लिए, साथ में रहने के लिए, मैं अनुपमा करके एक अच्छा था सीरियल आता है, अनुपमा? अनुपमा। आप देखते हैं या मैडम देखती हैं उनके साथ वाइफ आपको देखती है देखना तो मैं पड़ता है? साथ देता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ फिर। नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं। देखती मैडम है, आपको उनके साथ देखना होता है। हाँ, वही, वो देखती है, मैं साथ देखता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो देखना। अब चूंकि मैडम को अच्छा लगता है तो हाँ, आपको अच्छा लगेगा। मुझे वो अच्छा लगता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा सीरियल है वो। क्या वो कहानी है एक कहानी है अनुपमा की, उसमें एक बहू की वो सास बन जाती है, फिर दादी बन जाती है। बेसिकली एक लेडी की कहानी है, एक भारतीय नारी की, कि किस प्रकार से वो तरह तरह की प्रतिताड़ना सहती रहती है, सब उसको हमेशा झूठा बोलते रहते हैं, खराब बोलते रहते हैं, और वो हर जगह पर रिजेक्ट होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ती रहती है, और अपना वो एक है ना वर्ड इंग्लिश का परसिवरेंस बोलते हैं उसको, मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड है ये, परसिवरेंस। ओके। यानी कि उसमें एक वो गिव अप नहीं करती, गिव अप भी करती तो फिर दोबारा वो अपने आप को संभल कर उठा लेती है, और ठोकरें खाने के बावजूद भी वो दोबारा उठ के खड़ी हो जाती है और सिस्टम से लड़ती है। तो ये दिखाया जा रहा है किस तरह से वो हर जगह पर अपने हकों के लिए लड़ रही है, और सफल भी होती है,
उसके बाद भी दुत्कार दी जाती है अपने परिवारों से, लेकिन फिर भी दोबारा वो बाउंस बैक करती है। तो उसी को परसिवरेंस बोलते हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक जो परसिवरेंस वाली एक क्वालिटी है हम सब में होनी चाहिए, खासकर युवाओं में बहुत ज़रूरी है, बेरोजगार युवाओं में बहुत ज़रूरी है। नहीं सभी में, मतलब जो जिंदगी हमारी ऐसी है जहाँ पर हर कदम पर आपको चैलेंजेस मिलेंगे। आप 100 में से अब 5 जगह सफल होंगे, 50 जगह आप फेल होंगे। तो जहाँ पर आप फेल हो रहे हो वहाँ पर परसिवरेंस की बहुत आवश्यकता है। आदमी को हार नहीं मान लेनी चाहिए। जिस दिन आपने प्रयास करना बंद कर दिया, आपने उस दिन हार मान ली। तो असफलता जब होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हो जी। तो आप असफल हो गए। लेकिन आप प्रयास करते जा रहे हो तो आप सफल हो। सफलता का जो दूसरा जो मतलब है वो ये है निरंतर प्रयास करना, वो सफल है। क्योंकि प्रयास करो तो सफलता भी मिल सकती है। जिस दिन आपने प्रयास करना बंद कर दिया आप असफल हो गए, ठीक बात। मैटर क्लोज्ड, खत्म। तो अनुपमा के अंदर उन्होंने ये दिखाया है कि वो हर जगह पर अपना प्रयास करती रहती है, जानते हुए भी कि शायद उसको सफलता नहीं मिल रही है, उसके बाद ही लगी रहती है और सफलता फिर मिलती है। और उसको मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस में, लाइफ में मैंने देखा है जी। मुझे भी कभी भी कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिली है, हमेशा मुझे लेट ही मिली है जिंदगी के अंदर, Struggle लेकिन मिली जरूरी है, लेकिन मिली जरूर है, ये अच्छी बात है। तो मैं शायद खुशकिस्मत हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे जो मैं चाहता हूँ मिल जाता है, चाहे लेट मिलता है तो देर सवेर मिल जाता है। लेकिन उसका शायद जो एक बड़ा कारण है वो है निरंतर प्रयास करना। तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा सभी युवाओं को, दोस्तों को मेरे, कि वो कभी प्रयास करना ना छोड़ें। और आप सोचे भी नहीं कि लाइफ की जो जर्नी होगी बड़ी स्मूथ होगी, बिल्कुल आसानी से होती जाएगी, सब कुछ होता जाएगा, नहीं। और वैसे मज़ा भी उसी जिंदगी में आता है जिसमें आपको झटके लगे हों, चैलेंजेस मिले हों, असफलताएं मिली हों। फिर जब आपको फाइनली सफलता मिलती है उसका जो आनंद है उसका कोई मुकाबला नहीं है। महानतम लोग संघर्ष करके ही बड़े बने हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसा होता है, सब कुछ उनको पहले से मिला होता है, उनको स्वाद ही पता नहीं होता कि सफलता क्या होती है। जब एक आदमी प्यासा होता है, जब वो चल के जाता है, और पुराने ज़माने में जब बावड़ी में लोग पहुंचते थे जी। और वो अपनी प्यास बुझाते थे, उस प्यास बुझाने का जो आनंद है, जैसे पानी अमृत जैसा लगता था, वो जो एक फीलिंग होती है, अनुभूति होती है, वो हर किसी के नहीं होती है। पहले प्यास पैदा करो, ये सबसे आवश्यक है। तो ये नहीं कह रहा प्रयास पैदा करो या आप परेशान उठाओ उसके बाद करो, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जिस जिंदगी में चलते हो, रहना है। आपको जिंदगी में मिलेगी परेशानियाँ, लेकिन आपको यदि सब कुछ पहले से मिल गया तो आपको फिर वो जीवन वाला मजा नहीं आएगा। ठीक बात है। फिल्में देखते हैं सर आप? फिल्में देखता हूँ, हाँ थोड़ी। कौन सी फिल्म देखी अभी? अभी लेटेस्ट देखी सैयारा, और सर 2 दिन पहले सैयारा देखी थी। थिएटर में देख के आए? थिएटर में हमारा तो आर्मी का थिएटर है, देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया है, पीवीआर जैसे है, बहुत अच्छा है। सर मैं नहीं देख के आया अभी सैयारा। नहीं वैसे मुझे मतलब पहले बहुत शौक था, थोड़ा कम हो गया, टाइम नहीं मिलता देखने का। जिन युवाओं के लिए आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मजबूत रहना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान का वो युवा सैयारा देख देख के वहाँ गिर रहा है थिएटर में, आंसू पहुँच के। आपने वीडियोस देखे होंगे। कुछ देखे थे, ज़्यादा नहीं देखे। आपको कैसा फील आया सर सैयारा देख के? कितनी थोड़ी सी इंटेंस मूवी है, मतलब बहुत ज़्यादा ना एक हैवी मूवी है। आजकल मूवी पसंद करते हैं जो थोड़ी लाइट हो, एक्शन थोड़ा सा फास्ट हो, थोड़ी स्लो मूवी थी और एक तरह से लव स्टोरी थी। मुझे तो उसकी लव स्टोरी लगी। मुझे लगता नहीं कि मतलब आजकल को सबको पसंद है कि थोड़ा सा ना उसमें कुछ सस्पेंस हो, कोई ड्रामा हो, ऐसा उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। पर ठीक है, आजकल के युवाओं के आपको मजा आया सर? ठीक ठाक। मतलब इमोशनल हुए आप थोड़े से? कुछ याद आया पास्ट से? नहीं, कुछ ऐसा? मेरे हिसाब से 5 में से 3 स्टार्स, 2.5 स्टार्स, 2.5 to 3 स्टार ऐसे मान लीजिए। ठीक बात है। नहीं कुछ याद तो आया होगा पास्ट से आपके, जवानी के दिनों की कोई कहानी कि रोया जा सके, कुछ ऐसा? नहीं, अभी थोड़ा सा वो हम चावल थोड़े पके हुए चावल है अभी। अच्छा, तो अभी इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर जाते हैं। हाँ, दिखाइए कितना। ऐसा कुछ नहीं, वैसे भी आर्मी का हूँ तो बहुत ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता है चीज़ों का, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अभी। आर्मी के लोग प्यार मोहब्बत नहीं करते? नहीं 100%, सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत आर्मी के लोग ही करते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा कौन कर सकता है प्यार मोहब्बत, क्योंकि अकेले रहते हैं, दूर रहते हैं अपने परिवारों से, अपने माता पिता से, बच्चों से, तो उससे ज़्यादा प्यार कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब दूरी होती है दिलों के अंदर, एक फिजिकल दूरी होती है, तो जो इंटेंसिटी होती है प्यार की बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप जिसके साथ सुबह शाम रह रहे हो,
तो उसका आप महसूस नहीं कर पाते हो। मैं सर जब आप दूर होते हो तो पता पड़ता है इस बात मेरा का। खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि मैं सर आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में रहा हुआ हूँ, टेकनपुर छावनी मध्य प्रदेश में। वहाँ मैं कई महीने रहा था वहाँ पे। तो मैंने सर एक चीज़ नोटिस की वहाँ पे कि आर्मी में महिलाओं का जो सम्मान है ना सर, वो किसी पुरुष से ज़्यादा है। ये मैंने खुद ने फील किया, क्योंकि वहाँ कर्नल से ज़्यादा रेस्पेक्ट मिसेज कर्नल को मिलती है, मेजर से ज़्यादा रेस्पेक्ट मिसेज मेजर को मिलती है। तो ये मैंने खुद ने फील किया है। नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक्चुअली क्या होता है कि आर्मी की जो एक सभ्यता है वो अपने भारतीय सभ्यता से अछूती नहीं है जी। अपनी भारतीय सभ्यता के अंदर भी हम सब, हमारे जो देवी देवताएं हैं, कितनी सारी देवियां हैं, उनसे बड़ा कोई जो माँ दुर्गा है उससे बड़ा कौन है? तो वही शिव के छाती पर पैर उनका तो दिखाया जाता है। जो शिव भगवान है उनके छाती पर तो माँ दुर्गा का पैर दिखाया जाता है ना जी। तो मतलब हमारे जो महिला है या वुमेन है या नारी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। माँ से बड़ा कौन हो सकता है? तो उसी बात को शायद आर्मी के अंदर हमने उसको अपनाया है कि आर्मी में एक महिला होती है, उसकी रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। मैंने खुद ने फील किया है सर, मैं आपने वो फील बता किया रहा और हूँ। हम करते भी हैं और शायद यही क्योंकि वजह मेरे है बहुत जो नज़दीक रिलेटिव्स हैं ना, वो भी आर्मी में है जी। तो मैंने इस चीज़ को अपने घर परिवार में भी महसूस किया है। फिर एक बार क्या हुआ कि सर मैं एक आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए गया हुआ था। तो हमारे साथ जो लेडी जर्नलिस्ट थी, तो उनको वहाँ ज़्यादा रेस्पेक्ट मिल रही थी। जो वहाँ के कमांड कर रहे थे, जो आर्मी के अफसर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की उनकी। तब मेरे ये पूरा सिनेरियो क्लियर हुआ कि आर्मी में वाकई में महिलाओं की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेजर जनरल आलोक राज मिसेज जनरल का कितना रेस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ कैसे अनुभव रहे आपके जीवन में? देखिए, फ़ोन आया उनको, मैंने फ़ोन उठा लिया अभी। हाँ, आपने चलते पॉडकास्ट दूसरा फ़ोन नहीं उठाया मैंने। में। ये सम्मान है या डर है आपका? अब उसको कुछ भी बोल लीजिए आप, ये एक समझ लीजिए सर, रिस्पॉन्स है। उनकी वजह से आप सीरियल देख लेते हो, चलते पॉडकास्ट में आप उनका फ़ोन उठा लेते हो। देखिए, ऐसा है कि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी चलती रहे अच्छे से, तो आपको डिसाइड करना होता है कि भी आपका रोल क्या है। तो आपका रोल घर के बाहर आप कर रहे हो, घर के अंदर उनका रोल है, तो उसके रोल का रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब आजकल के ज़माने में तो दोनों बच्चे हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, दोनों बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के, तो फिर कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता है। आपको घर में भी काम करना पड़ता है, बाहर भी करना पड़ता है, चाहे आप आदमी चाहे औरत हो। हमारे केस में हम पुराने ज़माने के हैं, तो हमारे पे घर का जो सारा काम है हमारी वाइफ संभालती हैं, घर के बाहर हम संभालते हैं। तो एक हमारा बिल्कुल जो रोल वेल डिफाइंड है। और जैसे आर्मी में रेस्पेक्ट करते हैं औरत की, वैसे घर में भी करते हैं, करना भी चाहिए। कब हुई आपकी शादी? कब हुई सर? मुझे तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, 36 साल हो गए शायद। 36 साल हो गए। 1988 लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, घर परिवार वाले। लेकिन आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? हाँ, घर बहुत परिवार अच्छा को रहा, लेके? बिल्कुल। और लड्डू खा के पछताने वाली बात नहीं है। अच्छा, किस्मत वाले हैं फिर तो सर। हाँ, नहीं, ईश्वर की कृपा है, सब ईश्वर की कृपा है। आपकी सर आर्मी की अपनी एक जर्नी रही है, बहुत शानदार जर्नी रही है। और मुझे जितनी जानकारी है, आपके बचपन से कहानी को थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। भरतपुर में आपका जन्म हुआ, उसके बाद में आप जयपुर आए, महाराजा कॉलेज में पढ़े। बस मोटा माटी इतना ही पता है, बाकी तो आपके बारे में वही पता है जो आप ट्विटर पे डालते हैं। तो बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे तो फिर आप आर्मी में बचपन के बारे में, मेरा जन्म 62 में हुआ था, 62 1962 में। हाँ, भरतपुर में हुआ था। भरतपुर जो किला है वहाँ पर हमारा, जो कि कभी जीता नहीं गया किसी के द्वारा, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। मैं खुशकिस्मत हूँ कि भरतपुर की मिट्टी मेरा जन्म हुआ। लोहागढ़ बोलते हैं उसको, लोहागढ़ बोलते हैं। और उसके बाद में फिर वहाँ पर कुछ टाइम पढ़ा मैं भरतपुर के अंदर। फिर मैं सीकर, मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था। आपके फादर नौकरी करते थे? मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे। अच्छा। और फिर वो सीकर में थे, फिर सीकर पर चले, वहाँ सीकर में पढ़े। फिर एक साल मैं चौमू में भी पढ़ा हूँ, सीकर जयपुर के पास चौमू में भी पढ़ा हूँ। फिर जयपुर में पढ़ा, फिर जयपुर में कॉलेज में पढ़ा। और मैं एनसीसी में, फिर मैंने एनसीसी पढ़ने लिखने में कैसे थे आप? पढ़ने में ठीक था, अच्छा, फर्स्ट डिवीजन, हमेशा फर्स्ट डिवीजन आती थी। बस मेरा केमिस्ट्री में, जब मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया था, तो मेरा केमिस्ट्री मेरा डिब्बा गोल था। अच्छा। वो केमिस्ट्री में मेरे हमेशा उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो जाते थे। और केमिस्ट्री में कमाने की वजह से मेरा इंजीनियरिंग में भी एडमिशन नहीं हुआ। भोपाल में मेरा एक बार मेरा हो गया था एडमिशन। अच्छा। लेकिन मुझसे एक नंबर कम वाले का बच्चे का वहाँ पर उसने कुछ सिस्टम बैठाया, उसका हो गया सिलेक्शन, मेरा नहीं हुआ। पर जो ईश्वर करता है वो ठीक करता है। अच्छा हुआ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा हुआ मैं इंजीनियर नहीं बना, मैं आर्मी में चला गया। मैं ज़्यादा खुश था आर्मी में ज़्यादा खुश हूँ। चौमू के बाद फिर जयपुर, फिर जयपुर महाराजा कॉलेज। महाराजा में मैंने बीएससी किया।
और फिर मैं उसके बाद आर्मी में चला गया। 1982 जनवरी में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। वहाँ ट्रेनिंग की करीबन 1.5 साल, और उसके बाद फिर मैंने आर्मी में कमीशन प्राप्त किया। ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही गजब, बहुत ही आसान, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं शुरू से थोड़ा सा मुझे शौक था कि मैं आउटडोर, मुझे पसंद थे। और मैंने वहाँ जाने से पहले मैंने एक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था। अच्छा, ये क्या होता है? बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था मैं जब एनसीसी में था। हाँ। एनसीसी में आपको कई बार कोर्स पे भेजा जाता है। अच्छा। तो मैंने वॉलंटियर किया इस कोर्स के लिए। तो एक इंस्टीट्यूट है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में। वहाँ 1 महीने का कोर्स होता है, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। नहीं, उसमें सिखाते क्या है? तो उसमें सिखाते हैं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रॉक क्राफ्ट, यानी रॉक क्लाइंबिंग करना। समझ गया। एक होता है स्नो क्राफ्ट, यानी कि स्नो पर चलना और चढ़ना। और एक होता है आइस क्राफ्ट, यानी कि जो ग्लेशियर होता है उस पर चलना और चढ़ना। इन तीनों का मिश्रण होता है। और ट्रैकिंग होती है, 4 चीज़ में होती है, 4 ऐसा होता है। तो मैंने कोर्स किया। मैं काफ़ी फॉर्चुनेट था कि मेरे साथ में, जब मैंने कोर्स किया तो मैं तो एज ए एनसीसी कैडेट गया था। हमारे साथ में लगभग 13 या 17 आर्मी ऑफिसर्स थे, नेवी के भी 1-2 ऑफिसर थे, एयरफोर्स के भी थे, यंग ऑफिसर्स थे, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन्स वगैरह। उनसे जब मिला तो उनसे जो इंटरेक्शन मेरा हुआ, उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, बड़ा मोटिवेट किया। और जब मैं कोर्स करने गया तो मुझे पहले दिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। पहले दिन रिजेक्ट कर दिया मुझको कि आप तो बहुत ही कमज़ोर हो, आप अंडर एज भी हो, मैं 18 साल का भी नहीं था। अच्छा। और आप मतलब आप फिट नहीं हो उस कोर्स के लिए, तो मुझे वापस करने लग गए थे वो। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि साहब मुझे, आप आया हूँ तो मुझे ऐसे बेइज्जती मत करो, मुझे 2-4 दिन तो रहने दो यहाँ पर, उसके बाद मेडिकल ग्राउंड पे भिजवा देना। तो वो जो वहाँ पे मेजर प्रेमचंद थे, जो वाइस प्रिंसिपल थे उस समय, उन्होंने बोला ठीक है आप यहाँ रह सकते हो, आपको लेकर सारा काम करना पड़ेगा जो यहाँ पर होता है। मैं कहा बिल्कुल करूँगा मैं। तो मुझे याद है वहाँ पर एक मेजर साहब थे, मेजर दिनेश कपूर। ओके। उस समय शायद वो कैप्टन या लेफ्टिनेंट थे, मुझे अच्छे याद नहीं है, लेकिन दिनेश कपूर सिख रेजिमेंट के 17 सिख के थे। तो उन्होंने बोला कि हाउ कैन एन आर्मी मैन, हाउ कैन ए मैन फ्रॉम राजस्थान बी वीक। अच्छा। हाँ, राजस्थान की मिट्टी में तो इतनी ताकत है, तुम वीक कैसे हो सकते हो? तुमको ऐसे कैसे बोल दिया वीक? तुम वीक नहीं हो, प्रूव करना है तुमको। तो मैंने कहा कैसे प्रूव करूँ? बोला तो मैं जब राजस्थान, उसमें भी भरतपुर, जिसे कभी जीता नहीं गया हो। तो उन्होंने बोला कि जब चलेंगे ना, दौड़ेंगे यहाँ से, ट्रेनिंग करेंगे, पीटी करेंगे, तुमने मुझसे आगे रहना है, मेरे से पीछे हुए तो डंडा पड़ेगा पीछे से। अच्छा, अफसर ने कहा? मेजर दिनेश कपूर, कैप्टन दिनेश कपूर उस समय पे। तो डंडा ले लिया, और जैसे मैं थोड़ा स्लो हूँ, पीछे डंडा, और मैं दौड़ना शुरू कर दिया आगे। तो डंडा खाते हुए दौड़ते करते 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 2 दिन मेरे बीत गए। अच्छा। तब तक मेरी थोड़ी बॉडी ट्यून हो गई, मैं काफ़ी अंडरवेट था, 10 किलो अंडरवेट था मैं। और मैं काफ़ी लाइट था, तो मैं चढ़ने में थोड़ा मुझे आसानी होती थी कहीं भी चढ़ने के लिए। तो देखा 3-4 दिन में मेरा सिस्टम ठीक हो गया, और उनको लगा कि ये कर लेगा ये कैसे ना कैसे। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम ट्राई करो, चलो। तो जब रॉक क्लाइंबिंग के लिए गए हम एक जगह थेकला। अच्छा। तो रॉक क्लाइंबिंग जब मैं की तो मैंने फटाफट कर ली, जैसे बकरी चढ़ती है। अच्छा। रॉक्स के ऊपर, चट्टान के ऊपर, क्योंकि बहुत लाइट वेट था मैं। तो उनको तो अच्छा लगा कि ये तो कर लेगा, तो फिर उन्होंने मुझे रख लिया। और लकीली फिर मेरा कोर्स बड़ा आराम से हो गया। मैंने पूरा कोर्स किया। वहाँ पे एक माउंट था, माउंट थेलू, 20,000 फुट की ऊंचाई पे था वो। उसको चढ़ने के लिए सिर्फ उन्होंने 20 लोगों को सिलेक्ट किया, और उसमें एक मैं भी था। 17 आर्मी ऑफिसर थे, 2-3 हम एनसीसी कैडेट थे, 1-2 सिविलियंस थे। सब मिला के 20 आसपास लोगों ने चढ़ाई की, और हमने उसको स्केल कर लिया। तो मेरे लिए इट वॉज अ रेड लेटर डे, बहुत बड़ा एक दिन था कि मैंने इतनी सी कम उम्र के अंदर वहाँ पर उसको माउंट को क्लाइंब किया। मुझे ट्रॉफी भी मिली, मुझे एक ए ग्रेडिंग मिला उसके अंदर, कोर्स के अंदर। मुझे रिकमेंड किया गया एडवांस कोर्स के लिए। वो 1 मंथ जो कोर्स था मेरा, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, बिल्कुल लाइफ बिल्कुल पूरी चेंज कर दी। आई वेंट एज अ बॉय, केम बैक एज अ मैन। बिल्कुल एक वेंट एज अ वेरी इंट्रोवर्ट शाई बॉय, शर्मीला सा, शाई सा, ढीले डाला, पतला दुबला सा। वापस आया तो बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट एक नौजवान बन के वापस आया। आत्मविश्वास बहुत हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उसके बाद फिर आपको आर्मी में? उसके बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया। सीडीएस से गए थे आप? सीडीएस से मैं गया था। एसएसबी इंटरव्यू हुआ, पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू। और जो वहाँ पे ऑब्स्टिकल कराते हैं, वो ऑब्स्टिकल मैंने 10 पूरे कर दिए, और उसके बाद 7 दोबारा रिपीट भी कर दिए। अच्छा। मतलब इतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस उसमें हो गया था। कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ के अंदर जो आपके कुछ लोग होते हैं, जैसे गुरु बोलते हैं अपने, गुरु शिष्य परंपरा। तो जो मेरे गुरु थे वहाँ पर, मेजर दिनेश कपूर, अच्छा, वो एक से गुरु मानूंगा उनको मैं। उन्होंने मुझे पूरा इंस्पायर किया और प्रेरणा देके चेंज कर दिया मेरे को। तो ये लाइफ में आपको कुछ ऐसे गाइड्स मिलने चाहिए, जिनको बोलते हैं मेंटोर, बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, मेंटोर, जो आपको मार्गदर्शन करने वाले लोग, उनका बड़ा महत्व होता है।
तो आपके माध्यम से मैं युवाओं को बोलना चाहूँगा कि हमेशा आपको एक अपनी ज़िंदगी के अंदर, और ज़रूरी नहीं कि आपको आपके बगल बैठा हो। सही बात है। एकलव्य के पास द्रोणाचार्य की खाली फोटो ही थी, फोटो थी। उसी के माध्यम से, वो फोटो भी शायद नहीं थी, उसने तो मूर्ति बना रखी थी, मिट्टी की मूर्ति से उसने प्रेरणा ली। तो आपके पास आज के ज़माने में तो ये युग है अपना, जहाँ पर कि व्हाट्सएप और ट्विटर और सोशल मीडिया, पे कुछ भी गूगल, जानिए आप किससे प्रेरणा ले सकते हो। अपने तो लाखों इंडिया के अंदर इतने सारे बच्चे हैं जो कि बहुत ही साधारण परिवारों से वो IAS का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ लेते हैं, बड़े बड़े ओलंपिक्स में मेडल जीत लेते हैं। तो अपने तो कमी नहीं है प्रेरणा के लिए। कितने पहाड़ चढ़ लिए सर, कितने एवरेस्ट? मैंने नहीं, एवरेस्ट तो नहीं चढ़वाया हमें, लेकिन उसके बाद मैंने कई सारे पहाड़ों पर मैंने एक्सपीडिशन किया। आर्मी में तो फिर और इसकी ट्रेडिशन होता है, तो फिर मैंने ट्रेडिशन होता है ना। फिर मैंने खुद ने भी पहाड़ों में एक्सपीडिशन लीड किया, तो कई पहाड़ों को चढ़ने का मुझे मौका मिला और एक्सपीडिशन में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला। तो ये मेरा एक पैशन था, माउंटेनियरिंग का मेरा पैशन था, जिससे माउंटेनियरिंग और मैराथन मेरे दो पैशन रहे, जिसके वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर एक दोस्त हैं, आपने जैसे जो किस्सा बताया अभी, मुझे भी एक किस्सा याद आ रहा है। मेरे एक फ्रेंड हैं ब्रिगेडियर हाडा, तो वो सर उत्तराखंड उनको पोस्टिंग मिली। तो शाम को पार्टी में हंसते हंसते किसी पहाड़ी अधिकारी ने उनको टॉन्ट मार दिया कि तुम यार राजस्थानी हो और तुम बस रेगिस्तान के जहाज हो, ये पहाड़ों की लड़ाइयाँ तुम नहीं लड़ पाओगे। ब्रिगेडियर हाडा ने सर उस बात को इतना सीरियस लिया कि उन्होंने 6 महीने में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली। तो ये जज्बा होता है एक आर्मी मैन में, और कमाल का सर, ये बहुत इंस्पायर कहानी लगती है मुझे। किसी चीज़ को अचीव करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप वहाँ के रहने वाले हो, आपकी बॉडी स्पेसिफिकली बनी हो, बस आप में यदि आपके अंदर इच्छा है कुछ करने की, आपके अंदर प्राइड बचा हुआ है अपनी जड़ों का। हाँ, आपके पास यदि, इसको बोलते हैं पैशन। दो चीज़ मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। पहला है पैशन, जिसको बोलते हैं जज्बा, और दूसरा है ट्रेनिंग। खाली पैशन होगा और ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप सिर्फ ट्रेनिंग करोगे, आप पैशन आपके पास नहीं होगा तो आप नहीं कर, तो आप एक अप टू ए पॉइंट जा पाओगे, बियॉन्ड नहीं जा पाओगे। तो कुछ भी एक बड़ा हासिल करने के लिए आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए। पहला तो आपके पास पैशन, दूसरा ट्रेनिंग। यस। तो पैशन आपको ड्राइव करेगा, मोटिवेट करेगा, फोर्स करेगा करने के लिए। ट्रेनिंग आपको सही रास्ते पे ले जाएगी। यस। तो आप बड़ा अचीव कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ बहुत आवश्यक है। उसके बाद फिर आपको कमीशन मिल गया? फिर उसके बाद मुझे सिख लाइट इन्फेंट्री में कमीशन मिला 1983 के अंदर। मैंने फर्स्ट सिख लाइट इन्फेंट्री, जो हमारी फर्स्ट बटालियन है सिख लाइट इन्फेंट्री, उसमें ज्वाइन किया मैंने। और फिर उसके साथ मैंने बटालियन के साथ में लगभग 2004 तक मैंने सर्विस की। वो बात तो बताइए, इंदिरा गांधी से आपको मिलने का मौका मिला। अच्छा, हाँ, मुझे मैं बहुत खुशकिस्मत था कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देहरादून के अंदर, उस समय मैं अपने एक एक्सपीडिशन किया था, माउंट कामेट एक्सपीडिशन। माउंट कामेट इंडिया का 3rd हाईएस्ट माउंटेन है। सबसे हाईएस्ट हमारा जो माउंटेन है वो माउंट कंचनजुंगा, आपने चढ़ाई की, फिर नंदा देवी और फिर माउंट कामेट। तो माउंट कामेट 25,443 फीट ऊंचा है। उस एक्सपीडिशन में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला। हमको एक माउंट क्लाइंब करना था, माउंट अबिगामी, लेकिन मेरे पैर में थोड़ा सा फ्रॉस्ट बाइट होने की वजह से मैं फाइनल असेंट पर नहीं जा पाया। मतलब वो कैंसिल करना पड़ा था हमारा असेंट। फिर सेकेंड टाइम में नहीं जा पाया मैं, लेकिन मैं एक्सपीडिशन का हिस्सा था। मैं लगभग 22,000 फुट ऊंचाई तक मैं गया था उस एक्सपीडिशन के दौरान में। लास्ट कैंप तक गया था मैं। और उसके बाद में फिर जब एक्सपीडिशन पूरा होने के बाद में जब हमारा एक पासिंग आउट परेड होता है, तो हमारा उसमें गोल्डन जुबली था इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 1982 के अंदर, क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी 1932 में बनी थी और 82 में उसका जब गोल्डन जुबली था, उसमें उस समय की जो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी, उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने वहाँ पर लगभग शायद 1 या 1.5 दिन वहाँ पर रही थी। 83 में मिले आप? 82 में। 82 में जब इंदिरा गांधी जी आई थी, तो उस समय एक कमांडो रेड में मैंने हिस्सा लिया था। अच्छा। डिस्प्ले के अंदर। और फिर उसके बाद में चूंकि हम एक्सपीडिशन के लोग स्पेशल थे, तो हम 15 जेंटलमैन कैडेट्स थे जिनको इंदिरा गांधी जी से पर्सनली मिलने का मौका मिला और फोटो खिंचाने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। आपके पास फोटो है अभी भी? बिल्कुल, फोटो मेरे पास है उनके। क्या याद आती है इंदिरा गांधी? तो बहुत अच्छा लगता है। इंदिरा गांधी जी तो एक महान हस्ती थी उस समय की। क्या महसूस किया? आप तो मिले हैं, हमने तो देखा भी नहीं। हाँ, हमने तो। आपने महसूस क्या किया उनके व्यक्तित्व में? क्या कमाल बात थी उस समय? 1983 की बात 82 की बात कर रहा हूँ। 71 वॉर हो चुका था, वो आसमान पे थी। 71 वॉर जीतने के बाद में भारत एक बड़ी एक शक्ति बन चुका था। एक देश क्रिएट करना एक आसान बात किसी के लिए नहीं होती है। तो उस समय जो उनको मिलकर एक प्रेरणा मिली थी, वो बहुत अजीब, मतलब बहुत ही उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और आपके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में कैडेट के सामने प्रधानमंत्री खड़ा हो जाए सामने आकर, तो सैल्यूट मारा आपने। बिल्कुल, वो तो सब होता ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको आप
एक शब्दों में नहीं कहा जा ये सकता। तो सपना सा होता है किसी भी एक कैडेट के लिए। और उस समय क्या, किसी वक्त भी किसी भी क्षण के अंदर, जिंदगी के अंदर प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, तो ये एक बहुत फिर आप बड़ा बात 2019 में मिले राष्ट्रपति से परम विशिष्ट सेवा मेडल के लिए, आपकी उत्कृष्ट सैन्य सेवाओं के लिए। हाँ नहीं, 2019 में मिला था मैं अति विशिष्ट सेवा मेडल के लिए, अति विशिष्ट, अच्छा। और 2021 में फिर मिला था मैं परम विशिष्ट सेवा मेडल के लिए। तो मुझे ईश्वर की कृपा से 2 बार मुझे मेडल मिले। अति विशिष्ट सेवा मेडल उसको बोलते हैं AVSM, और परम विशिष्ट सेवा मेडल उसको बोलते हैं PVSM। लेकिन जब मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था, आपको बता रहा था मैंने, उस समय मिला था R वेंकटरमन साहब से। ओके। मैंने दोबारा कोर्स किया था, ये वाला कोर्स है वो दोबारा किया मैंने जब मैं माउंट कामेट एक्सपीडिशन के लिए गया था। उसके पहले दोबारा मैंने एक कोर्स किया था, उसको बेसिक एंड एडवांस कोर्स बोलते हैं, जो मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से किया था। उसमें R वेंकटरमन साहब, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने, पहले उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, तो वो उस कोर्स में हमको फेलिसिटेट करने आए थे, हमको ट्रॉफी देने आए थे। तो मुझे याद है उस बात का। तो मुझे आई थिंक आर्मी में शायद सभी को ऐसा मौका मिलता है, मैं काफ़ी खुशकिस्मत था। मुझे लगभग हर प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिला मेरे आर्मी के सर्विस के दौरान। हाँ, उनसे मौका मिला, ज्ञानी जैल सिंह से मिले आप? यस, ज्ञानी जैल सिंह साहब से मिला था मैं, जब वो सिक्किम में आए थे, गैंगटॉक में आए थे। ओके। तो मैंने, जो परेड होती है, परेड में उनको मैंने लीड किया था एज ए पायलट, उनका मैं बना था। तो मैं और एक कैप्टन असलम थे, हम दोनों ने, हमने पायलट बने थे। सिर्फ मैं कलाम साहब से नहीं मिल पाया। अरे, और सबसे मेरे फेवरेट, इस बात का तो मलाल होना चाहिए आपको। मुझे मलाल है, सबसे फेवरेट मेरे कलाम साहब ही मेरे प्रेसिडेंट, मेरे जो फेवरेट प्रेसिडेंट है कलाम साहब ही हैं। सभी प्रेसिडेंट बहुत अच्छे थे, लेकिन खासकर, लेकिन कलाम साहब एक खास, उनका एक अलग ही स्थान है मेरे दिल के अंदर। तो उनसे मुझे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेरणा दी है, तो हमेशा उनको मैं अपने ध्यान में रखता हूँ। अब अगर किसी नेता से आपको मिलने का मौका मिले कि, तो आप किसे सेलेक्ट करोगे कि इनसे मुझे मिलना है? आपके फेवरेट लीडर कौन है मतलब? अभी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसका नाम ले सकते हैं? किसी एक का नाम लीजिए कि मैं इनसे तो मिलना चाहता हूँ। नहीं, मैं सबसे लगभग मिल चुका हूँ, सभी जो लीडर्स हैं इस समय में। मोदी जी से मिले आप? हाँ, कई बार। अच्छा, कहाँ मिले मोदी जी से? जब मैं गुजरात में था, तो मैं गुजरात में पोस्टेड रहे, जब मैं गुजरात में कमांड कर रहा था बटालियन को, तो उससे कई बार मौका मिला। जब मैं ब्रिगेड कमांड कर रहा था गुजरात में, तब मुझे मौका मिला। फिर जब मैंने नेशनल वॉर मेमोरियल, जब मैंने एक प्रोजेक्ट था, जिसका मैं चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था 2019 के अंदर। 2019 में जब वो बनकर तैयार हुआ, मैं उसका चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था। नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय समर स्मारक, वो इंडिया गेट पर बना हुआ है, और वो पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय समर स्मारक है। तो चूँकि मैं उसका एक चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था, तो मैंने मोदी जी को लगभग 45 मिनट में साथ में रहा मोदी जी के। मैंने पूरा कंडक्ट किया था प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उस समय मुझे खुद पर्सनली रूबरू होने का मौका मिला, और उसके बाद भी मुझे 2-3 बार मोदी जी से मिलने का मौका मिला। तो मैं खुशकिस्मत हूँ, सबसे मिल चुका हूँ मैं। सर, कमाल की जर्नी है। आप ये बातें कभी बताते नहीं, और ये बातें आपने ट्विटर पे भी नहीं लिखी। नहीं, अब हर बात नहीं लिखी जा सकती, लेकिन और सभी जो बड़े बड़े नेता हैं, सबसे आप अच्छे आर्मी जनरल उनका नाम बताइए जिनसे आप मिले हुए हैं, अच्छे आर्मी जनरल। अपने फील्ड मार्शल मानेकशॉ साहब से। अच्छा, मिले हो आप? हाँ, बिल्कुल। वो जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जब मैं कैप्टन था, एज ए इंस्ट्रक्टर वहाँ पे था। ये कब की बात बता रहे हैं? ये बात कर रहा हूँ मैं ठीक 10 साल बाद, जब मैं 1992 से 1994 ओके, मैं भारतीय सैन्य अकादमी, जो हमारी, जिसमें मैंने ट्रेनिंग प्राप्त की थी, उसी में मैं एज ए इंस्ट्रक्टर गया हुआ था, एज ए कैप्टन। ओके। तो उस समय पर फील्ड मार्शल मानेकशॉ आए थे एक पासिंग आउट परेड के लिए। ओके। तो उनसे पर्सनली मिलने का, रूबरू होने का मौका मिला। क्या बात हुई आपकी जनरल साहब से? ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग, काफ़ी लोग होते हैं, एक डिसिप्लिन होता है, एक डिसिप्लिन होता है, तो बस ज़्यादा सुनने का ही इच्छा होती है कि वो कुछ बताएं, हम सुने। 71 वॉर के और भी कुछ हीरो थे, जनरल कल होशियार सिंह साहब, जयपुर के थे वो। तो यस, आप मिले उनसे? बिल्कुल मिलने का मौका मिला। जब वो NBC के अंदर सर्विस कर रहे थे, तो उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। अपने जो तीनों परमवीर चक्र जो भी हैं, जो ईश्वर कृपा से तीनों अभी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक और थे 71 वॉर में राजस्थान से, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। उनसे मुझे मौका नहीं मिला मिलने का, मैं उनसे नहीं मिल पाया। लेकिन बाकी बहुत सारे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है 71 की वॉर में। शैम मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, जनरल सगत सिंह राठौड़, जी, इनकी वजह से ये वॉर जीता। ये सब लेजेंड्स हैं बिल्कुल हमारे देश के, हमारे। खैर, आपकी आर्मी जर्नी पे आते हैं फिर से। सिख बटालियन में आपको कमीशन मिला, और उसके बाद में आप तैनात कहाँ पर रहे?
उसके बाद में मैंने सबसे पहले सिक्किम के अंदर मैंने नौकरी की। हाँ, सिक्किम। सिक्किम में, ईस्ट सिक्किम के अंदर नौकरी की। उसके बाद फिर कश्मीर में चले गए थे, फिर श्रीलंका चले गए थे। अच्छा, श्रीलंका वाला बताइए। श्रीलंका के अंदर IPKF के साथ में वहाँ पर मुझे सर्विस करने का मौका मिला था। ये कब की बात है? वो श्रीलंका 1989 से 1991। 1989 से 1991 मैं वहाँ पर श्रीलंका रहे आप शादी होने के फौरन बाद में श्रीलंका चला गया था। मेरी शादी नवंबर में हुई थी 1988 में, और 1989 के अंदर बिगनिंग में हम वहाँ चले गए थे श्रीलंका। पूरी बटालियन गई थी आपकी? पूरी बटालियन वहाँ चली गई थी। और उसके बाद में फिर वहाँ पे ये सब कुछ पंगा चल रहा था उस टाइम पे, लिट्टे वगैरह वाला। LTT से हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसके वो पूरा एक्सपीरियंस रहा मुझे, वॉर का एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद में फिर हम लोग मेरठ आ गए थे। मेरठ में आते ही फिर हमको वहाँ पर जो एक औपरक्षक है पंजाब में जो एक चल रहा था खालिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके लिए हमको फिर मौका मिला वहाँ पर सर्व करने का। और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला इंडियन मिलिट्री अकेडमी जाने का, भारतीय सैन्य अकादमी, जहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हुई थी एज इंस्ट्रक्टर, देहरादून। वहाँ से फिर मैं कारगिल चला गया था। कारगिल से उसके बाद में फिर मुझे मौका मिला था योल आने का, हिमाचल के अंदर। कारगिल के वॉर में आप कहाँ पोस्टेड थे? नहीं, वो कारगिल वॉर नहीं, उस समय कारगिल वॉर नहीं चल रही थी। मैं बात कर रहा हूँ 94 से 96 की बात। उस बीच में मैं 1 साल के लिए स्टाफ कॉलेज करने कोर्स किया था। वो वेलिंगटन में होता है। वेलिंगटन यानी कि ऊटी के बिल्कुल पास पे जगह है, ऊटी। वहाँ पे गया था 1 साल के लिए। और फिर मैं हिमाचल गया था। हिमाचल के बाद योल जगह है, योल, जो कि मैक्लोडगंज के पास में है। और वहाँ से फिर मुझे मौका मिला जाने का अफ्रीका में। अच्छा। अफ्रीका के अंदर अंगोला एक जगह है, वहाँ क्यों जाना? जहाँ पर मैं गया था एज ए UN मिलिट्री ऑब्जर्वर, शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मिलिट्री ऑब्जर्वर। हाँ, मैं समझ गया। एज ऑब्जर्वर। तो मैं लगभग साल भर के लिए वहाँ पे गया था। तो बेसिकली हमको एज ए मिलिट्री ऑब्जर्व करना पड़ता है कि जो एक वहाँ पर सीज फायर है उसको वायलेशन तो नहीं हो रहा है, या जो जो वहाँ की गतिविधियाँ उनको रिपोर्ट करना, उस पर अंकुश लगाना, चेक करना, इस तरह की बातों को मॉनिटरिंग करना। तो उसके लिए मैं गया था। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो UN का। मैं बहुत ही रिमोट एरियाज़ में वहाँ पर मुझे सर्विस करने का मौका मिला, जहाँ पर कि आपको बातचीत करने के लिए, जैसे वहाँ पर सब लोग पोर्चुगीज़ बोलते हैं। अच्छा। अंगोला की जो लैंग्वेज है पोर्चुगीज़ है, क्योंकि ये पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी। और मैं हिंदी और इंग्लिश स्पीकिंग आदमी था, तो पोर्चुगीज़ सीखनी पड़ी काफ़ी हद तक। तो मुझे थोड़ा शौक था सीखने का, तो मैंने पोर्चुगीज़ सीखी। अच्छा। तो फिर जो बाकी लोग थे हमारे, उनको आती नहीं थी पोर्चुगीज़, तो मैं उनके लिए मैं इंटरप्रेटर का काम करता था। अच्छा। और उसके बाद फिर जहाँ पर मैं एक जगह था, मैनोंग रीजन था वहाँ पर। अच्छा। और उसके अंदर मैं गया, एक जगह थी कायुंडू, वो मेरी टीम, कायुंडू टीम साइड थी। और वहाँ से फिर हम जाते थे नदी को क्रॉस करके दूसरी जगह पर, वहाँ पर दूसरी लैंग्वेज बोलते थे वो, जो लोकल लैंग्वेज थी। तो उसके लिए हमको इंटरप्रेटर लेना पड़ता था। तो मैं इंग्लिश से पोर्चुगीज़ में इंटरप्रेट करता था, या पोर्चुगीज़ इंग्लिश में करता था। वो जो आदमी था वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज से पहले पोर्चुगीज़ करता था, मैं फिर पोर्चुगीज़ इंग्लिश करता था। फिर हम और दूर गए बिल्कुल बॉर्डर की तरफ, तो वहाँ पर लोग कोई लैंग्वेज ही नहीं थी, वहाँ लोग ताली से बात करते थे, ऐसे ताली बजा के बात करते। वो समझ कैसे आती थी, क्या कहना था? तो वो हमको पता नहीं पड़ता था, तो इंटरप्रेटर था उसके लिए भी। वो इंटरप्रेटर ताली बजा के बताता था कि इससे ये लैंग्वेज है, फिर उस लोकल लैंग्वेज से फिर पोर्चुगीज़ से इंग्लिश, ऐसे करके 3 इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके हम समझते थे कि वो क्या आदमी बोलना चाह रहे हैं। तो तालियों वाली लैंग्वेज थी। तो वो बहुत ही रिमोट रीजन में मुझे मौका मिला। मुझे तो पता चला आपको भाषाएं तो कई आती हैं। आपको पंजाबी आती है, पंजाबी, पंजाब रेजिमेंट में। खाली थोड़ी पुर्तगाली, पोर्चुगीज़। अच्छा, पोर्चुगीज़, तमिल, नेपाली, पंजाबी, थोड़ी ये आर्मी की सब आर्मी की। एक सर, आर्मी बैकग्राउंड से आप जुड़े हुए हैं, और बहुत जायज़ और ज़रूरी सवाल है, इस मुद्दे को लेके पूरे देश में बहुत बड़ी बहस रही है। अग्निवीर पे मेजर जनरल आलोक राज क्या सोचते हैं? देखिए, अग्निवीर जो एक स्कीम है या एक जो प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा एक सोच सरकार ने डाली कि हम अग्निवीर प्रोग्राम लेकर आए। क्योंकि जब मैं खुद CEO था, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, तो कुछ ऐसे मेरे जो टीम के जवान होते थे, तो मुझे लगता था कि वो कुछ, सारे ने कुछ, कि भाई यदि वो जवान मेरे को ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कोई ऐसा स्कीम नहीं होता था, क्योंकि आपके साथ में वो मिल चुके हैं, आपको लेकर चलना है आपको। तो अग्निवीर के अंदर ये एक फैसिलिटी है कि जो जवान आपको लगते हैं सही, उनको आप रखें, तो आपको लगते हैं सही नहीं है, उनको आप छोड़ सकते हैं पीछे। ओके। तो उस हिसाब से ये स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम थी और है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जब भी कोई आप स्कीम नहीं लेकर आओगे उसमें कुछ नुकसान भी होंगे ही होंगे। कोई भी ऐसी स्कीम ऐसे नहीं हो सकती जिसमें आप मानते हैं कुछ खामियां हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, खामियां उसके अंदर हैं। हर स्कीम में कुछ ना कुछ खामी होती है। जैसे अगर आप लेकिन एक बता पाएं 1-2 खामियां। तो खामियां उसमें ये होती है कई बार, जैसे कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि
आपको वहाँ पर 15 साल का परमानेंट सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके दिमाग में हो, तो आपको सोचोगे कि यार मैं क्यों ट्राई करूँ फिर आर्मी के लिए, मैं CRPF पे चला जाऊँ, BSF पे चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे तो परमानेंट है, वहाँ पे तो अग्निवीर सिस्टम नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छे जो लड़के हैं, बहुत अच्छे जो नौजवान हैं जो कि आर्मी में आ सकते हैं, शायद वैसे सोच रख के आर्मी का ट्राई ना करें, तो एक ये खामी हो सकती है ना। और दूसरा क्या होता है कि जब कई बार होता है आदमी को, जवान को लगता है कि भाई शुरू के अंदर जब वो जाता है अग्निवीर बन के और ज्वाइन करने के बाद उसको लगता है कि वो शायद उसका नंबर नहीं आएगा, साल बाद 1.5 साल बाद उसको लगे कि मेरा नंबर तो शायद नहीं आएगा सिलेक्शन में, तो हो सकता है कि फिर वो अपना पूरा बेस्ट ना दे पाए, तो क्योंकि उसको एक कॉम्पिटिशन है, उसको पता है कि भाई को निकाल दिया जाएगा, तो बेस्ट ना दे पाए, तो इस तरह से होते हैं। लेकिन आप देखिए हमने अग्निवीर सिस्टम पहले से लगा रखा है आर्मी ऑफिसर्स के लिए। आर्मी ऑफिसर्स में ऑलरेडी अग्निवीर सिस्टम है, आपको पता है इस बात का? नहीं सर, मुझे उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। ओके, शॉर्ट सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, हाँ, वो जहाँ पर 5 साल ट्रेनिंग, 9 महीने की ट्रेनिंग करते हैं मद्रास में, OTS मद्रास में, और उसके बाद में आप 5 साल ट्रेनिंग, आजकल 10 साल कर दिया गया जिसको, और उसके बाद में फिर जो बेस्ट हो तुमको रखा जाता है, जो बेस्ट नहीं हो तुमको छोड़ा जाता है। तो आर्मी में ऑलरेडी सिस्टम ये वाला है, इसको हम यूज कर चुके हैं, इसको यूज कर रहे हैं पिछले कई सालों से, दशकों से इस्तेमाल हो रहा है, और वो सिस्टम बहुत अच्छा है। उससे आप ऑफिसर्स की कमी पूरी करते हैं, और जो ऑफिसर्स ट्रेन होकर बाहर जाते हैं, दोबारा मान लो युद्ध अपना करना पड़ता है अपने किसी भी दुश्मन देश से, और आपको आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा ऑफिसर्स की, तो ये ऑफिसर जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल, जो ट्रेनिंग करके जा चुके हैं, जो सर्विस करके जा चुके हैं, उनको दोबारा बुलाया जा सकता है। इसी माफिक खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, हमको दोबारा यदि हमको हमारे से लड़ाई होती है, बड़ी लड़ाई होती है हमारे किसी भी दुश्मन देश से, और हमारे को आवश्यकता पड़ती है और जवानों की और सेनाओं की, तो फिर वो कहाँ से आएंगे? तो जो अग्निवीर सिस्टम के अंदर अवेलेबल होंगे, जो कि सर्विस कर चुके होंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा, वो हमारी इस कमी को पूरा करेंगे। और वैसे भी जो बच्चे ट्रेनिंग होकर वहाँ से निकलेंगे, वो उनको यदि वो सेकंड जॉब करेंगे, मान लीजिए फायर सर्विस में, फॉरेस्ट सर्विस में, कोई जो सिक्योरिटी सर्विसेज में, तो उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो एनी डे बेटर होगा बाकी लोगों से, क्योंकि वो ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो कई सारे फायदे, कई सारे उसके कमियां भी हैं, पर मैं समझता हूँ कि एक बार इसको हमको ट्राई करके देखना चाहिए, और उसके बाद हमको सोचना चाहिए कि इसमें कोई तब्दीली करनी है क्या, तो और इसको और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसमें कुछ और बदलाव किया जा सकता है कि और अच्छा हो जाए। उदाहरण के तौर पर मान लो भी 4 साल की सर्विस है, तो शायद उनको हम 6 साल रखें, 5 साल रखें, 7 साल रखें, ताकि उसको और अच्छे से पैसा मिल जाए, ट्रेनिंग और अच्छी हो जाए, ताकि वो और अच्छा एसेट बन पाए। या ये कर सकते हैं कि बजाय 25% रखने के, उसको 50% कैंडिडेट्स को या 50% अग्निवीर को हम परमानेंट जॉब में रख लें, और खाली 50% ही वापस एनवायरनमेंट भेजें। तो कई सारी चीज़ें जो कि शायद मुझे लगता है कि मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, सरकार को उसके बाद का अंदेशा है, सेना को उसके बारे में पता है, उस पर ऑलरेडी चर्चा कर रहे होंगे, विचार विमर्श कर रहे होंगे, और जो भी उचित होगा देश के लिए, देश हित के लिए, उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी इनिशिएटिव था, अच्छा जो जिसको कि उन्होंने प्रयास किया, और देखते हैं इसमें और कितना अच्छा हो पाता है। ठीक बात, बहुत अच्छे से बताया आपने सर। एक और सवाल है, अभी हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, हम एक युद्ध के मुहाने पे पहुंच गए, 2 देश भारत और पाकिस्तान, पूरा एपिसोड चला, तो इस पर मैं आपका कमेंट जानना चाह रहा हूँ। तो ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन था जो कि भारतीय सेनाओं ने लॉन्च किया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी ऑपरेशन दूसरे देश में जाके करना, लॉन्च करना, एक दिन का डिसीजन नहीं हो सकता, स्ट्रेटजी होती है, ये स्ट्रेटेजी होती है। देश को ऐसे ऑपरेशन के लिए प्लान करना पड़ता है, सालों सालों ट्रेनिंग करनी पड़ती है, प्लान बनाने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सब साधन जुटाने पड़ते हैं। आप सोचो कि जिस दिन वहाँ पर उधर को पहलगाम के अंदर हमला हुआ, और उस दिन देश ने डिसाइड कर लिया कि हम इसको लॉन्च करेंगे, और लॉन्च कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन पहले से प्लान होता है। यदि हमारे पास हमारे ऊपर ऐसा हमला होता है, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, तो देश ऐसा काम करेगा। तो ये पूरे से पहले से प्लान्ड होते हैं, सिर्फ उसको उस समय एक इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। कैसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है? क्योंकि उसकी पूरी आपको इंटेलिजेंस चाहिए होती है, कहाँ पर ठिकाने हैं टेररिस्ट के पाकिस्तान के अंदर, उनका पता होना पड़ता है, वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ पे कब पहुँच रहे हैं। ये अपन उस दिन थोड़ी सोच सकते हैं, पहले से पता करना पड़ता है कि कहाँ पर उनके ठिकाने हैं। उनकी इंटेलिजेंस हमको बरसों से लेनी पड़ती है। इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये सस्टेन्ड एफर्ट होता है पूरे देश का, सिर्फ एक आर्मी का नहीं बोलूँगा मैं, हमारी जो रॉ है,
हमारे जो बाकी जो हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, हमारे जो हमारे एसेट्स हैं अलग अलग देशों के अंदर, और हमारी सब सेनाएं हैं, राज्य सरकारें हैं, केंद्रीय सरकार है, सुरक्षा बल हैं, ये एक सभी की सफलता है। खाली एक आर्मी की सफलता बोलना या एक एयरफोर्स या नेवी की सफलता बोलना उचित नहीं होगा। यस, उसके बाद में उनका एक बहुत प्रीडोमिनेंट रोल रहा है, लेकिन ये एक सिनर्जी है पूरे देश की और बल्कि पूरी पब्लिक की, सभी राजनीतिक पार्टियों की, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। और उसके बाद चाहे जो भी पॉलिटिक्स में होता है वो होता है, लेकिन जिस तरह से इसको लॉन्च किया गया सूझबूझ तरीके से, केंद्र सरकार ने, राष्ट्र हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, सब ने उसको पूरे को, और सभी संसद ने, सबने उसको सपोर्ट किया, तभी तो हम कर पाए। सभी को पता था कि इसको सब सपोर्ट करेंगे। तभी जब पूरा देश का सपोर्ट मिलता है, तभी जो देश की सेना है वो अपना बेस्ट दे सकती है। देशवासियों का कितना अच्छा सपोर्ट। यदि सैनिक को ये डाउट हो कि मेरी जो पब्लिक है हमको सपोर्ट नहीं करेगी, तो कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते। तो देश का सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है सेनाओं को परफॉर्म करने के लिए। और ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पूरे देश ने हमारी सेनाओं को सपोर्ट किया। तो इस ऑपरेशन सिंदूर को बहुत ही अच्छे से लागू किया गया, बहुत अच्छे से लॉन्च किया गया, और जो एक डिजायर्ड इम्पैक्ट था, डिजायर्ड इफेक्ट था कि पाकिस्तान को एक मैसेज मिल जाए कि यदि आपने इस तरह से हमारे यहाँ पर बदतमीजी की, आपने हमारे यहाँ पर इस तरह से ज्यादती की, हमारे मासूम लोगों की जान ली, तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आपके देश में घुसकर आपको मारेंगे। पहलगाम हमले के जो आरोप, जो आतंकवादी थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, उन्हें भी अभी भारतीय सेना ने बहुत ही अच्छे ऑपरेशन करके, जो ऑपरेशन महादेव हुआ था, इतना गजब का ऑपरेशन था। महादेव एक वहाँ पहाड़ का नाम है जहाँ वहाँ पर मंदिर है। अच्छा, पहाड़ का नाम है। हाँ, उस आधार पर इसको ऑपरेशन, मुझे लगा कि सावन का महीना चल रहा है तो नहीं, मुझे इसका मालूम नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो था कि यहाँ पर नहीं हो सकता, महादेव पहाड़ है, उस पहाड़ के नाम पर इसको ऑपरेशन का नाम दिया गया था। और वही ऑपरेशन किया गया था, बहुत ही बेस्ट ऑपरेशन किया था, हमारे पैरा कमांडोज ने ऑपरेशन किया था। और जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो पूरा सपोर्ट होता है सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, सुरक्षा बलों का, कश्मीर की पुलिस का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, सब मिलजुल कर काम करते हैं, तभी रिजल्ट अच्छा आता है जी। तो मुझे बड़ी खुशी है बोलने के लिए कि ये फाइनली उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया और उनको ऑपरेशन मार दिया गया जी। और आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा मैं कि ये जो ऑपरेशन होते हैं टेररिस्ट के खिलाफ, इनको दूसरी भाषा में काउंटर इंसर्जेंट भी बोला जाता है, इंसर्जेंट बोला जाता है, नॉट काउंटर इंसर्जेंट। अच्छा। जो कि छुपकर छद्म भेष में जो रहते हैं और फिर वो हमले करते हैं सुरक्षा बलों पर या निर्दोष लोगों को मारते हैं। इनको पकड़ना या मारना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे वो हथियार को रख देते हैं, छुपा देते हैं, तो एक आम आदमी बन जाते हैं। उनको आप कैसे पहचानोगे? आप बिल्कुल उनको पहचान नहीं सकते आप। तो इसलिए ये जो ऑपरेशन होते हैं आसान नहीं होते हैं। तो वो जो एक टेररिस्ट की जो मोडस ऑपरेंडाई होती है वो ये होती है कि वो छुपकर वार करे और फिर वो घुल मिल जाए प्रजा के अंदर, आम आदमी में, ताकि उसको पहचान नहीं सके। आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जो, और आप जब वार भी करते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है उसमें सिविलियन नहीं मर जाए। तो कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर भी हम ऐसे ऑपरेशन करते हैं, जैसे श्रीलंका में करते थे, तो आपका एक हाथ पीछे बंधा होता है, आप एक हाथ से गोली चला पाते हो मुश्किल से, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें कोई सिविलियन की डेथ ना हो जाए, सिविलियन ना मारा जाए। तो बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन होते हैं, बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन होते हैं, जहाँ पर कि निर्दोष लोग नहीं मारे जाएं और सिर्फ टेररिस्ट ही मारा जाए। और इसी वजह से, इसी का फायदा उठाकर टेररिस्ट हम पर हमले करते हैं, छुपकर हमले करते हैं, और फिर वो बस्तियों में गुम जाते हैं, पता नहीं पड़ता है। और वहाँ जंगल इतने बड़े बड़े होते हैं, घने होते हैं, वहाँ पे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं जो फिर भी मैं आपके माध्यम से मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा हमारे सुरक्षा बलों को, खासकर जिन्होंने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया और उन्होंने इसको अंजाम दिया, कि उन्होंने इतने सारी विषमताओं, इतने सारे एडवर्सिटीज़ के बावजूद भी उन्होंने इसको अंजाम दिया और ये सफलतापूर्वक उन्होंने ऑपरेशन किया और उन्होंने टेररिस्ट को मार गिराया जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा था। तो मतलब हमारी जो सेना है, भारतीय सेना है, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और वो सेनाएं आप से आती हैं, मतलब कोई स्पेशल नहीं है, वो हमारे तो लोग हैं, हमारे गांव के तो लोग हैं, नागरिक हैं, वो अलग से थोड़ी है कोई भी। उनमें सिर्फ दो फर्क है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब ये भारतीय सेना में ऐसी क्या बात है जो कुछ भी काम देते तो कर पाती है? तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भारतीय सेना और बाकी जो आम आदमी में कोई फर्क ही नहीं है, सेम ही है। क्यों भाई? तो आप अपने गांवों से, अपने शहरों से तो बच्चे जा रहे हैं जो अफसर बन रहे हैं और एक जवान बन रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं वो? कोई
इंग्लैंड से थोड़ी आ रहे हैं, वो अपने तो लोग हैं, वो सब सिविलियन ही होते हैं, जाके ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो बन जाते हैं। तो सिर्फ दो फर्क है। पहला फर्क, उनकी ट्रेनिंग होती है, हमारी ट्रेनिंग बहुत आले दर्जे की होती है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग बहुत आले दर्जे की होती है, बहुत ही गजब की ट्रेनिंग होती है। दूसरा पैशन, जज्बा, वो नौकरी तो करते हैं मगर वो नौकरी करते हैं जज्बे के साथ, जज्बे के। वो देश को सबसे आगे रखते हैं। और ये बात बोल रहा हूँ मैं 99.99% फौजियों के बारे में। ठीक है, कोई एक आध हो सकता है जो कि अपवाद हो, लेकिन आम तौर पर एक फौजी और एक सिविलियन का यही फर्क है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी होती है और वो नौकरी तो करता है मगर वो एक जज्बे से नौकरी करता है और देश को सबसे आगे रखता है। इसी वजह से वो एक डिलीवर कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं और जो हम चाहते हैं, जो देश चाहता है उससे कर पाते हैं। तो ये दो फर्क है। कमाल का बताया आपने और बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अब आप सर 2026 में शायद रिटायर्ड हो जाएंगे, आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। देखिए 3 साल के लिए हमारे यहाँ शायद इसका जो सिस्टम है वो है 6 साल की सर्विस, अच्छा, या 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो मैं अभी 63 साल का हो जाऊंगा अक्टूबर में। ओके, तो उसके बाद 2 साल और बचते हैं। 2 साल और बचते तो हैं। बाकी तो जब भी मुख्यमंत्री जाएंगे मैं बिल्कुल एक क्षण के लिए तैयार हूँ, कभी भी जब मुझे बोला जाएगा। इसमें ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, जब भी मुझे कोई आदेश मिलेगा मैं उस समय पे कुर्सी दूर जाऊँगा, कोई मुझे इशू नहीं है। और यदि मुझे काम करता रहा, सही तरह से काम चलता रहा तो चलता रहूँगा। अब इस नौकरी से रिटायरमेंट के बाद में फिर क्या प्लान है आपका? अभी तक आगे सोचा नहीं है। हाँ, पर मेरा ये जरूर है कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आदमी करता रहे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कलाम साहब मेरे एक आदर्श है और कलाम साहब पढ़ाते पढ़ाते, रोस्टम पे पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने आखिरी सांस ली, यानी वो देश के लिए काम करते चले गए। तो चूंकि वो मेरे आदर्श है तो मेरा भी सोचिए कि अपने को काम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, चाहे आप सोशल सर्विस करें, चाहे आप कुछ काम करें, कुछ कुछ करते रहना चाहिए। और मेरा जब काम करने का बोलता हूँ तो मेरा मन है ये कि लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई सोशल सर्विस टाइप कुछ करूं। तो देखते हैं अब 65 ईयर्स के बाद क्या होता है, या उसके पहले कुछ आप होता है। करते रहेंगे, घर नहीं बैठेंगे ये तय है। हाँ, मतलब नहीं, एक रिटायर्ड लाइफ की enjoy भी सिलेक्शन करनी बोर्ड के चाहिए। बाद में आप घर नहीं बैठेंगे। हाँ, नहीं, वो तो बिल्कुल है। रिटायर्ड लाइफ के बाद में लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि रिटायर हो गए आप, एंजॉय भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। कोई ऐसा सपना है आपका जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो, कोई ऐसी ख्वाहिश है? नहीं, मेरा ये बहुत बड़ा सपना था कि मैं अपने देश के युवाओं के लिए, खासकर राज्य के युवाओं के लिए कुछ करूं। तो मेरा ये बहुत ही एक पसंदीदा सपना था जो कि पूरा हुआ। तो मुझे लगता है इसके बाद और कुछ है तो, लेकिन कुछ बचा नहीं है अभी। हाँ, नहीं, मतलब देखो ऐसा आदमी कुछ भी सोच सकता है, ये तो मन है, कुछ भी सोच सकता है। तो अब हर बातें बताई जाती नहीं है, तो सोचना कुछ भी सोच सकते हैं अपन, देखते क्या होता है। ठीक बात है सर। अब आपका दूसरा कॉल आए उससे पहले हमें हाँ, पॉडकास्ट। नहीं, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, और वो ये कि बहुत सारे जो लोग हैं, खासकर माता पिता, बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, माता पिता अपने बच्चों को अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपने ही गांव में, अपने ही घर में, या तो दुकान खुलवा दो, या कोई वहीं पर कोई बिल्डरी करा दो, कोई खेत पर लगा दो। ठीक है, वो कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है कि आपके बच्चे आपके पास हों, आपकी देखभाल होगी, बच्चों को भी प्यार मिलेगा, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। ये जरूरी नहीं कि शहरों में जाकर, विदेशों में जाकर और कोई बड़ी जगह जाकर आपको सुकून मिलता है, ऐसा नहीं है। सुकून गाँवों के अंदर है, अपनी साधारण सी लाइफ हो, वो भी अच्छा है। मगर मैं समझता हूँ कि इस डर से कि आर्मी में खतरा है, अपने बच्चों को ये लोग नहीं भेजते। मैं उन माँ बाप से बताना चाहता हूँ कि खतरा सड़कों पर ज़्यादा है बजाय आर्मी में के। 1947 से अभी तक जितने हमारे शहीद हुए, जितने हमारे सैनिकों ने बलिदान दिए, वो जो एक नंबर है लगभग 30,000 से कम है। क्योंकि मैं राष्ट्रीय समर स्मारक में रहा हूँ, तो मुझे पता है 30,000 से कम लोगों की कुर्बानियां हुई हैं इन सभी युद्धों के अंदर। लेकिन हर साल भारतीय सड़कों पर हर साल रोड एक्सीडेंट तो 1.5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं, एक्सीडेंट नहीं होते। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट के अंदर। एक्सीडेंट उससे ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत लाखों में होते हैं। तो हर साल जो हमारे शहीद हुए हैं उससे 5 गुना लोग सड़कों पर मरते हैं। तो क्या आप सड़कों पर जाना बंद कर दिया आप लोगों ने? क्या माँ बाप अपने बच्चों को सड़कों पर भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, भेजते हैं ना। कमाल का लॉजिक है सर। तो जब आप भेज सकते हो रोड पर, सड़कों पर, तो आपको सेना भेजने में क्या एतराज है? आपके बच्चे सुरक्षित हैं। और यदि बच्चा आपके देश के काम आ रहा है, इससे बड़ा बलिदान, इससे बड़ा काम, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। देयर इज नो डाउट कि
जो अपना बच्चा खोता है उसका दुख अपन ना पता कर सकते हैं ना जान सकते हैं, ठीक बात है सर। वो उसी को माता पिता को पता होता है। मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मन में डर हो कि आर्मी में ऐसा होता है, तो उससे 5 गुना डर आपके रोड पर यहाँ पर है हर साल। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो माता पिता समझते हैं कि आर्मी की लाइफ में खतरा है, लेकिन वो खतरा इतना नहीं जितना कि हमारी भारतीय सड़कों पर है। तो बिना हिचक के अपने बच्चों को भेजें, आपके बच्चे सुरक्षित हैं, सेफ हैं, उनको सम्मान मिलेगा, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, देश के लिए वो कुछ काम करेंगे, डिसिप्लिन आपको भी गर्व होगा, डिसिप्लिन भी आएगा, पैसे डिसिप्लिन भी मिलेंगे, एक फौजी को अच्छी सैलरी मिलती है। बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो सर एक बात अधूरी है अपनी कि आपने ट्विटर हैंडल क्यों बनाया, और उसी के साथ में हम पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। सो ट्विटर हैंडल के लिए मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया था, और मेरा भी मन था कि मैं कैसे ना कैसे अपने युवाओं से जुड़ूं, युवा मित्रों से, और उनसे मैं गुफ्तगू करूं, बातचीत करूं, उनसे रूबरू हूं। और लेकिन जो मेरा असली मकसद था बातचीत का, वो उनको नौकरी की सूचना देने का नहीं था जी। वो तो सिर्फ एक तरीका है मेरा बांधने का, एक बहाना है समझ लीजिए। ओके। कि बच्चे मुझसे बंधे रहे, युवा में से बंधे रहे, उनको मैं सूचना देता हूँ नौकरियों की कि रिजल्ट आएगा, ये एग्जाम फलाने तारीख को होगा, उसका फॉर्म भरना है। ये सिर्फ एक मेरा एक तरीका है उनको अपने से बांधने का। मेरा असली मकसद और कुछ है। मेरा असली मकसद मैं बोल भी चुका हूँ ट्विटर के ऊपर भी, और वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारा देश बढ़े, हमारा देश अच्छा बने, स्ट्रांग बने, मजबूत बने। मजबूत देश तब बन सकता है जब उसका मजबूत नागरिक हो। यस। मजबूत हो और नागरिक, दोनों चीज़ें। नागरिक क्या है? जो एक डिसिप्लिन्ड इंसान हो, सच्चा इंसान हो। और सो ये मजबूत क्या है? जो हर उसका चरित्र बहुत स्ट्रांग हो। तो मेरा जो मेरा सोच है वो ये है कि हम एक अच्छा राष्ट्र तब बन सकते हैं, एक मजबूत राष्ट्र तब बन सकते हैं, एक विश्वगुरु तब बन सकते हैं जब हमारा नागरिक मजबूत हो। जी। और वो नागरिक मजबूत कब होगा? जब उसका चरित्र मजबूत हो। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने ट्विटर के माध्यम से, मेरे इस समय 3 लाख से ऊपर मेरे फॉलोअर्स हैं, लेकिन मान लीजिए 3 लाख में से मान लो 300 बच्चे भी यदि मेरी बात को समझ पाते हैं, मेरे मैसेज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और अपने व्यवहार में, अपने दिनचर्या में, अपने ज़िंदगी में बदलाव ला पाते हैं और एक बेहतर नागरिक बन पाते हैं, तो मेरा अचीवमेंट है ये। मेरा खुद का जो मैं सोचूंगा कि मैंने जो अचीव करना चाहा वो मुझे हो गया। और मैं चाहता हूँ कि मैंने एक बार एक ट्वीट भी किया था जब ये झालावाड़ के अंदर एक हादसा हुआ था जी, और वहाँ पर एक दुखद घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे निर्दोष बच्चों की जानें चली गई थी। तो मैंने ट्वीट भी किया था कि जो इसमें जो रोल करना है, अदा करना है, वो हमारे अध्यापकों को और पेरेंट्स को करना है। ये दो हमारे जो हैं ये गुरु होते हैं। घर में माँ बाप गुरु होते हैं और विद्यालय के अंदर हमारे टीचर्स हमारे गुरु होते हैं। और ये इन दोनों का रोल जो है बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है चरित्र निर्माण के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। और वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं कैरेक्टर? नॉट बाय टीचिंग, नॉट बाय टेलिंग, बताने से, करने से नहीं, खुद वो करने से। यदि वो खुद उनका चरित्र अच्छा हो या खुद वो रोल प्ले कर सके अच्छे चरित्र का, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट करेंगे। और जब तक हमारे बच्चे अच्छे चरित्र नहीं आएंगे, आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। हर जगह भ्रष्टाचार रहेगा। पहले हम बोलते थे ना 100 में से 99 बेईमान। हाँ। अब पता कितना हो गया? हाँ। अभी आप बोल सकते हो 1000 में से 999 बेईमान। हाँ। ये लाख में से 90,000 बेईमान, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब ये हालत है इस समय। तो आवश्यकता है अभी हमारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की, स्ट्रॉन्ग चरित्र की। यदि चरित्र अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो देश मजबूत होगा। ये बोलने वाली बात नहीं, करने वाली बात है। इसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको खुद को रोल प्ले करना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का। आप करोगे तो कुछ लोग चेंज हो सकते हैं। ये मेरा कारण था ट्विटर को स्टार्ट करने का। मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से कुछ बच्चे, चाहे 100, 200, 300, 3000 जितने बच्चे हैं, अच्छे नागरिक बने। वो कुछ नहीं, नागरिक अच्छे शायद हैं, ऐसा नहीं कह सकता मैं कि हमारे ये बच्चे अच्छे नागरिक नहीं हैं, और बेटर बने। बस ये चाहता हूँ मैं, बेहतर से बेहतर की तरफ बढ़ते जाएं, देश के, समाज के काम में। तो सर आज तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे मेजर जनरल आलोक राज। इनके साथ में कितनी सारी बातें हुई, कितने मुद्दों पे बातें हुई, और इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसके बारे में पूरा राजस्थान जानता है। तो आप हमको ज़रूर बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट का लिंक आपको जनरल साहब के ट्विटर अकाउंट पे मिल जाएगा।